देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा, गुड इवनिंग शुभ। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप जो है उसके बारे में थोड़ा इंट्रो हम बता देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में चले जाएंगे। तुम लोगों का अलग से पार्टनरशिप एक्ट जो है वो रहेगा, ठीक है, लॉ में, जो जिसमें तुम लोग डिटेल्स में सर के पास पढ़ोगे, ठीक है। तो फिर भी एक जो है पार्टनरशिप स्टार्ट करने से मुझे भी लगता है कि मुझे थोड़ा इंट्रो देना चाहिए, तो हम पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बताते हैं। देखो, तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप जो है बोल सकते हो कि एक तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मतलब जैसे देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप कितने तरह का ऑर्गेनाइजेशन मेनली हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखें, हम लोग अभी जो है थोड़ा सा पार्टनरशिप के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली मैटर होता क्या है, तो एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। और दूसरा होता है पार्टनरशिप, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। और एक होता है कंपनी, ठीक है। तो ये तीनों चीज, जैसे देखो नॉर्मली जब भी कोई कॉमर्स लेता है तो ये 11 में पढ़ता है, ठीक है, ये 12 में पढ़ता है और ये भी 12 में पढ़ता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली स्कूल का ही पार्ट है, बोल सकते हो, ये तीनों टॉपिक। लेकिन कॉलेज में भी ये सब पढ़ाया जाता है और जो है हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज में भी होता है। तो ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो है हम लोग तीन तरह का कर सकते हैं। अब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करेगा वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम कर रहा है, ठीक है। कोई अपना ही खुद का बिजनेस करना चाहता है, किसी और के साथ नहीं करना चाहता है, तो वो पार्टनरशिप क्यों करे, ठीक है। वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी करेगा, ठीक है। अगर किसी को बिजनेस बड़ा बनाना है, ठीक है, देखो सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, एक इंसान, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स भी कम होता है। तो अगर हमें बिजनेस को इंक्रीज करना है और हमारे पास कैपिटल या रिसोर्सेस, मतलब चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो या नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, ठीक है। जैसे कि सिर्फ पैसे से बिजनेस थोड़ी ना बनता है, हमें काम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स वगैरह, आइडिया, ये सब भी तो चाहिए ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं, जहां पर हम लोग अगर मोर देन 1% रहते हैं तो सभी का कंट्रीब्यूशन, अगर हम लोग एक जगह पे लाते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन भी जो है ज्यादा दिखेगा। और हमारे लिए जो है प्रॉफिट अर्न, मतलब हमारा बिजनेस जो है ब्रॉडर फॉर्मेट में दिखेगा। और उससे भी बड़ा फॉर्मेट में अगर हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें कंपनी खोलना चाहिए, ठीक है। तो ये मेनली तीन तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है हम लोग फॉलो कर सकते हैं, अकॉर्डिंग कि हम लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। हम लोग किस तरह का बिजनेस चाहते हैं, किसके लिए कौन सा सूटेबल है, वो उस बेसिस पे काम कर सकता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप, ठीक है। हमारा जो करंट टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक ये वाला है, पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा, तो पार्टनरशिप में देखो मेनली यहाँ पर देखेंगे तो सर्कल में देखो पार्टनरशिप को जो इसका फीचर्स है उसे यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि पहला अगर हम लोग देखें, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप में, जब पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पर्सन तो काम नहीं करता है, मोर देन 1 पर्सन जो है मिल के काम करते हैं। और मिलजुल के काम करने की वजह से क्या होता है कि कोई भी पार्टनर, जैसे मान लो कि पार्टनर कौन कौन है, सपोज पार्टनर है ए बी सी, मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। पार्टनर है ए बी सी। तो ए ने अगर कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, ए ने अगर कोई डिसीजन लिया है और उससे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, तो वो सभी के लिए वो एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि ए का डिसीजन है, ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो बी सी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टनर, इसीलिए बोल रहा है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, बिजनेस चाहे बिजनेस का कोई भी डिसीजन एक्टिविटी चाहे कोई एक पर्सन करे, एक पार्टनर करे या फिर सभी करे, इसीलिए बोला जाता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब एक का काम सभी का माना जाएगा और सब मिलके कर रहे हैं तो सभी कर रहे हैं, ठीक है। ए बी सी तीनों ने डिसीजन लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो भी तीनों के ऊपर ही आएगा, उसका अच्छा या बुरा जो भी होगा। और अगर कोई एक भी डिसीजन लेता है तो वो भी सभी के ऊपर आएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है।
ये हो गया। अच्छा, पार्टनरशिप में क्या होता है, देखो पार्टनरशिप में जो है बेसिकली क्या होता है, पार्टनरशिप जो है वो है रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, जहां पर पर्सन्स जो है वो एग्री होते हैं कि वो अपना प्रॉफिट जो है, बिजनेस जो कर रहे हैं उससे जो प्रॉफिट होगा वो लोग शेयर करेंगे, और बिजनेस जो है उसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम दिखाते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स में, ये देखो partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। तो ये होता है पार्टनरशिप। अच्छा, ये पॉइंट तो मैंने समझाया कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या होता है। उसके बाद फीचर्स में देखो, सबसे पहले बोल रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप कैसे होता है, पार्टनरशिप जो है, ये देखो पार्टनरशिप जो है इसमें जो एग्रीमेंट करने का बात हो रहा है, ठीक है, ये जो है ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। अगर हम लोग चाहे तो कर सकते, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। मतलब एग्रीमेंट जो है वो ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो रिटर्न जब हो जाता है एग्रीमेंट, तब हम लोग इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप हम लोग ओरली भी कर सकते हैं और रिटन डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। तो अगर रिटन होगा तो उसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। देखो क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द पार्टनर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये सब रूल सब कहाँ से बोल रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है 1932, उसके सेक्शन 5 में बताया गया है कि फॉर्मल और रिटन एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट ए पार्टनरशिप। नेसेसरी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ठीक है। फॉर्मल मतलब वो ओरली, ठीक है, जैसे हम लोगों ने सोचा तीन पार्टनर ने चलो पार्टनरशिप करते हैं, तो कुछ हम लोगों ने जो है लिखित में कुछ नहीं किया, ठीक है, ओरली किया, वर्बली किया, ठीक है। तो ओरली या रिटन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। अगर रिटर्न करवा लेते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और इसमें बेनिफिट है, ठीक है, अगर हम लोग रिटर्न कुछ डॉक्यूमेंट रखते हैं पार्टनरशिप का, इसमें बेनिफिट ये है कि फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो अगर हमें लीगली कोई एक्शन लेना है, जैसे मान लो बीसी को लग रहा है कि ए धोखा दे रहा है या फिर कुछ और, ठीक है, तो कुछ भी अगर है, तो अगर पार्टनरशिप है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसका प्रूफ कोर्ट में कैसे करोगे, अगर रिटर्न होगा तभी ना कोर्ट में प्रूफ करोगे। इसीलिए अगर रिटर्न करवा लेते हैं, यानी पार्टनरशिप डीड अगर हम लोग बनवाते हैं, तो इसमें हमारा ही बेनिफिट है कि फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट वगैरह होगा, चाहे फर्म के साथ किसी और का हो या पार्टनर लोगों के अंदर, तो हमारे पास एक प्रूफ रहेगा। हम लोग जो है इसमें क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस जो है वो फाइल कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास रिटन डीड रहेगा तो। और अगर ओरली होगा तो फिर ऐसा हम लोग कोई स्टेप्स नहीं ले पाएंगे। लेकिन क्या पार्टनरशिप के लिए रिटन पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी है, नहीं, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये सब जो है तुम लोग जस्ट याद रखो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बिजनेस होना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप तभी मानेंगे अगर उसमें कुछ बिजनेस कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो कि ऐसे ही पार्टनरशिप बना लिया लेकिन कुछ बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो उसे पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोला जाएगा। ये देखो क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ओनली स्टेट्स दैट बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। मतलब जो पार्टनरशिप किया गया है उसमें या तो कुछ ट्रेड हो रहा है, मतलब बिजनेस हो रहा है, या फिर कुछ प्रोफेशनल काम, जैसे मान लो कि कोई सीए है, कोई सीएस है, कोई सीएम है, सबने मिलके फार्म बनाया, ठीक है, फर्म ओपन किया, तो प्रोफेशनल काम करते हैं वो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी प्रोडक्ट बेचे, वो सर्विस बेचते हैं, ठीक है। कुछ लॉयर मिलके फार्म ओपन कर रहे हैं, तो वो लॉ लॉ का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर के लिए ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन हो गया, और ट्रेड मतलब जैसे कुछ प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है कि पार्टनरशिप कैन एग्जिस्ट ओनली इन बिजनेस, बिजनेस में ही पार्टनरशिप हो सकता है। दस इट इज नॉट द एग्रीमेंट अलोन व्हिच क्रिएट्स ए पार्टनरशिप। सिर्फ एक एग्रीमेंट बना लिया तो पार्टनरशिप नहीं होता है, कुछ ना कुछ बिजनेस हमें करना पड़ेगा, चाहे ट्रेड करो, चाहे ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के हिसाब से पार्टनरशिप ओपन किया है तो भी चलेगा। शेयरिंग प्रॉफिट, इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोला है, बोल रहा है कि सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें ये बताता है कि पार्टनर्स कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन लॉस के बारे में कुछ नहीं बताता है, ठीक है, लॉस के बारे में कुछ नहीं बताता कि कैसे करके लॉस शेयरिंग करना है। वैसे हम लोग जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो लॉस भी सेम तरह से ही हो जाता है। तो पर्सन्स कंसर्न मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस
जो भी कंसर्न पर्सन मतलब जो भी पार्टनर है पार्टनरशिप बिजनेस में, उनको एग्री होना पड़ेगा कि वो बिजनेस का प्रॉफिट जो है शेयर कर रहे हैं, बिकॉज नो पर्सन इज अ पार्टनर अनलेस ही और सी हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जब तक बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने का राइट्स नहीं मिल जाता है, कोई भी पर्सन उस बिजनेस का पार्टनर नहीं कहलाता है। बाकी लॉस को कैसे मतलब लॉस को कैसे शेयर करना है उसके बारे में इस एक्ट में स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब जैसे मैंने बोला कि वही कैरिड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब यहाँ पर ए का देखो, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है प्रिंसिपल एजेंट की तरह काम करना, ठीक है। जैसे ए जो है, अगर हम लोग मानते हैं कि ए प्रिंसिपल है तो बी और सी एजेंट के जैसे ट्रीट होगा, ठीक है। या फिर मान लो कि बी अगर प्रिंसिपल है तो ए और सी जो है एजेंट की तरह ट्रीट होगा, और अगर सी प्रिंसिपल है तो ए और बी उसका एजेंट हो जाएगा। मतलब सभी सबके प्रिंसिपल है, सभी सबके एजेंट है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। ये देखो, इट मींस दैट द बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दस इफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस एक्ट्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर अदर ऑल्सो, मतलब कोई भी एक्टिविटी करता है तो इसका मतलब ये लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं आता है, सभी के ऊपर आता है। दे हैड स्टैंड इन द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है, क्योंकि वहां पर सभी सबके प्रिंसिपल है, सभी सभी के एजेंट है। जैसे ए खुद को प्रिंसिपल मानेगा तो बी और सी उसका एजेंट हो जाएगा, और अगर बी जब खुद को प्रिंसिपल मान रहे हैं तो ए सी उसका एजेंट हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट में म्यूचुअल एजेंसी वाला बात आता है। क्या माइनर कभी पार्टनर हो सकता है? क्या बोल रहा है देखो, माइनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है, बट कंडीशन क्या है कि ये जो है प्रॉफिट ही शेयर करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। ही कैन नॉट बी मेड टू शेयर लॉसेस ऑफ द फर्म। अगर लॉस होता है तो उसे लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा। माइनर का ये जो है, यहाँ पर माइनर के लिए ये फैसिलिटी है। इफ द पार्टनरशिप फर्म सफर लॉसेस देन इट विल बी बोर्न बाय द मेजर पार्टनर इन देयर, ये इज नहीं इन होगा, ठीक है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर जो मेजर पार्टनर है, मेजर मतलब जो माइनर नहीं है, ठीक है, जो माइनर नहीं है, अगर बिजनेस में लॉस होता है तो मेजर पार्टनर को वो लॉस को शेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। बाकी प्रोविजंस इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं कि कैसे लॉस शेयर करना चाहिए, जो हम लोगों को ये वाले पॉइंट में मिला, ठीक है, कि कैसे करके लॉस शेयर करना चाहिए, उसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ नहीं बताया। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम 2। दो लोगों के बिना पार्टनरशिप कैसे होगा? मिनिमम 2 होना चाहिए। और कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो है, वहां पर बोला गया है पार्टनरशिप कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 नंबर ऑफ पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। और रूल 10 कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 स्पेसिफाई किया है द लिमिट एज 50। मतलब समझो, दो तरह से जो है पार्टनरशिप का मिनिमम और मैक्सिमम नंबर बताया गया है। तो मिनिमम तो 2 है, ठीक है, मैक्सिमम 50 है रूल 10 के हिसाब से, ठीक है। रूल 10 के हिसाब से 2014 रूल 10 रूल्स 2014, ये कौन सा वाला रूल्स है? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के हिसाब से लिमिट क्या है? 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म्स आर 50 होगा। अच्छा, यहाँ पर और एक रूल्स बताया है, यहाँ पर बोल रहा है नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 100 नंबर ऑफ पर्संस। तो ये जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बोल रहा है कि 2 से लेके 100, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो रूल्स है इसके हिसाब से 2 टू 50, ठीक है, ये बताया गया। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हो, कभी कभार जो है शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह पूछ ले तो उसमें हेल्प हो जाएगा। अच्छा, अब पार्टनरशिप का ना कुछ जो है ड्रॉबैक था, इसकी वजह से नया एक बिजनेस कंसेप्ट लाया गया, दैट इज एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और इसमें कैसा फीचर्स है पता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ना 2 फीचर्स को कंबाइन किया गया है। क्या है वो 2 फीचर्स? 2 फीचर्स है हम लोग का, ये देखो, बेनिफिट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप से फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट किया गया, पार्टनरशिप में कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज है जिसे अडॉप्ट किया गया, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होता है उसका जो बेनिफिट है वो दोनों को कंबाइन करके एलएलपी बनाया गया। मतलब एलएलपी के फीचर्स में ये दोनों फीचर्स, ये दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स जो है अवेलेबल करवाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, मतलब ज्यादा हमें जरूरत नहीं है हमारे अकाउंट्स के लिए, लेकिन हाँ हम इसका जो है डिफरेंस यहाँ पर बताएंगे तो पता चल जाएगा कि एलएलपी और पार्टनरशिप में फर्क क्या है, ये पता चलेगा। बाकी तुम लोग चाहो तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज में लिखा हुआ है पढ़ सकते हो अपने इंटरेस्ट के लिए। पहला बात है कि पार्टनरशिप जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करता है। एलएलपी जो है, एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को फॉलो करके बनता है। ठीक है, तो इसके लिए एप्लीकेबल एक्ट है 1932, इसके लिए एप्लीकेबल एक्ट है 2008। रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है, क्योंकि देखो जब बोल रहे हैं कि मतलब कुछ एग्रीमेंट ही जो है नेसेसरी नहीं है, अगर हम लोग चाहे तो बना सकते, चाहे तो नहीं बना सकते। क्या बोला है कि एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट मतलब क्या, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो एग्रीमेंट जो है वो ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो अगर हम लोग उसको रिटर्न करवा देते हैं वो डीड बन जाएगा। ठीक है, डीड मतलब जहां पर लॉफुली अगर कुछ लिखते हैं तो वो लॉफुली हो जाता है ना। तो एग्रीमेंट ये भी नॉट नेसेसरी, मैंडेटरी नहीं है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है, क्योंकि जब एग्रीमेंट ही नहीं बन रहा है तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन एलएलपी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। कैसे बनता है, क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। जैसे मैंने बोला एग्रीमेंट, चलो हम लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, ऑफर किया, मान लो ए के दिमाग में कुछ आइडिया आया, बी और सी दोस्त है उनको बोला चलो हम लोग एक पार्टनरशिप करते हैं ऐसे ऐसे, तो फिर ये होता है कि एग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये तुम लोग लॉ में पढ़ते हो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ये तुम लोग का एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोल रहा है एलएलपी, कैसे एलएलपी, ऐसा नहीं कि ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हो गया तो एलएलपी बन गया, नहीं। एलएलपी में क्रिएटेड बाय लॉ, लीगली 2008 में जो भी रूल्स बोला गया है उसको फॉलो करके हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो लीगली बनेगा, क्रिएटेड बाय लॉ। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब क्या ये कंपनी की तरह एक्ट करता है, नहीं। ठीक है, पार्टनरशिप कंपनी की तरह एक्ट नहीं करता है, लेकिन एलएलपी कंपनी की तरह एक्ट करता है, क्योंकि एलएलपी कैसे बना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फीचर्स और पार्टनरशिप का फीचर्स को मिक्सड अप करके, तो ऑब्वियसली ये बॉडी कॉर्पोरेट है। फिर क्या बोला है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कंपनी के केस में तुम लोग देखोगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, ये वाला पॉइंट यूज होता है, इसमें ये माना जाता है कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग है। ठीक है, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं माना जाता है। वैसे ही पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट नहीं है, मतलब ओनर भी जो है, मेंबर भी वही है। मतलब बिजनेस का ओनर एबीसी, देखो जैसे अगर हम ये बोले बिजनेस को मैनेज कौन कर रहा है, बिजनेस को मैनेज भी एबीसी कर रहा है, मतलब एबीसी मैनेजर है, ओनर भी है। ठीक है, ओनर भी है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें नहीं बनता है, लेकिन एलएलपी के केस में अगर इनका पार्टनरशिप नहीं होकर एलएलपी होगा तो ये लोग ओनर होंगे लेकिन मैनेजर नहीं होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन अलग और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को अलग ट्रीट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में जो भी एक्टिविटी हो रहा है ये माना जाएगा कि मेंबर या मैनेजर या ओनर वही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट नहीं आता है पार्टनरशिप में, जबकि एलएलपी में आता है। परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप में कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। मतलब मान लो कोई एक पार्टनर बैंकरप्ट हो गया या डेथ हो गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है। अब तुम लोग सोचोगे उसके बाद भी तो पार्टनरशिप चाहे तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर से नया पूरा एग्रीमेंट वगैरह बनाना पड़ेगा, है ना। एबीसी 3 जन था, बी चला गया, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे उसका डेथ हो, चाहे कुछ भी हो, तो बाकी जो ए और सी बचा, इनको अगर बिजनेस आगे करना है तो फिर से फ्रेशली इनको सारी चीजों को रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। एलएलपी का क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है, ये चलता ही जाएगा, कोई भी पार्टनर जिंदा रहे मरे, ठीक है, चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चलता जाएगा। तो परपेचुअल सक्सेशन है। एंड इंडिविजुअल पार्टनर्स में कम एंड गो, इंडिविजुअल पार्टनर आ सकता है, जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन पे कोई चेंजेस नहीं आएगा ना। नंबर ऑफ पार्टनर देखो क्या बोले, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। तो ये रूल जो 10 है वो वाला लिया गया है, तो तुम लोग इसी को याद रखो। लेकिन एलएलपी में मिनिमम 2 तो होगा ही, मिनिमम 2 के बिना पार्टनरशिप नहीं होता है, बट मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रखा गया है। ठीक है, ओनरशिप ऑफ एसेट, फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, द पार्टनर ओन द एसेट ऑफ द फर्म। मतलब
जितने भी एसेट है फर्म के वो सभी पार्टनर लोगों के हैं, ऐसा माना जाता है। द एलएलपी एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी कैन ओन एसेट, मतलब क्योंकि देखो सेपरेट लीगल एंटिटी है, हम लोग एलएलपी के केस में क्या बोल रहे हैं, एलएलपी के केस में बोल रहे हैं कि पार्टनर अलग, ठीक है, पार्टनर अलग बिजनेस अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी होने के कारण, सेपरेट लीगल एंटिटी होने के कारण क्या होता है यहाँ पर, जो है एंटिटी का जो एसेट है वो एंटिटी का ही है, मतलब एंटिटी के नाम पे है, बिजनेस के नाम पे है, तो वो पार्टनर लोगों का नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में जितना भी बिजनेस का एसेट है वो सारे पार्टनर लोगों का ही है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स और मेंबर्स, इसी के वजह से तो एलएलपी आया, ये सबसे मेन पॉइंट है। पार्टनर लोगों का लाइबिलिटी क्या होता है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब ऐसा हो गया, जैसे मान लो 3 पार्टनर है एबीसी, इसका 30% है शेयर, ठीक है, इसका मान लो 50% है, इसका मान लो 20% है। अब क्या होगा, अगर बाई चांस जो है पार्टनरशिप फर्म में कोई लॉस वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो इस मतलब क्या हो जाएगा, मान लो इसके पास किसी भी तरह का एसेट नहीं है, ठीक है, इसके पहले क्या होगा, बिजनेस का जितना एसेट है सारा बिकेगा, बेच के क्या होगा, सारे लाइबिलिटी पे ऑफ करने का कोशिश किया जाएगा। उसके बाद भी अगर फर्म में पैसा कम होता है तो पार्टनर लोगों का पर्सनल एसेट भी बिकेगा। बात समझो, पार्टनर लोगों का पर्सनल एसेट भी बिकेगा, तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ना। पार्टनरशिप फर्म करने से क्या होगा कि अगर किसी तरह से बिजनेस बंद हो रहा है, कोई लाइबिलिटी ऑकर हो रखा है, पहले बिजनेस का जितना भी एसेट है बेच के हम लोग पैसा देने का कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर पेमेंट बाकी रह जाता है तो पार्टनर लोगों का पर्सनल एसेट बिकेगा। अब मान लो ये जो बी है इतना दिन से इतना ज्यादा प्रॉफिट शेयर कर रहा था, इसके पास ओन एसेट कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओन एसेट मान लो इसके पास है जीरो जीरो, तो फिर क्या होगा, इन दोनों का लाइबिलिटी हो जाएगा पूरा, इन दोनों को देना पड़ेगा, इनके पास जितना भी है देना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहा है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर जो है अनलिमिटेड है, ठीक है। पार्टनर्स आर सेवरली एंड जॉइंटली लाइबल, सेवरली मतलब अलग अलग भी, और जॉइंटली जो है लाइबल है फॉर एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर एंड द फर्म एंड देयर लाइबिलिटी एक्सटेंडेड टू द पर्सनल एसेट, जो मैंने बताया। बिजनेस का एसेट तो बेचो, बेच के लाइबिलिटी पे करो, नहीं होता है कम पड़ता है तो अपना पर्सनल एसेट भी बेच डालो। तो इसके लिए ही ना एलएलपी मेनली लाया गया। तो to the extent of their contribution towards LLP except in case of intentional fraud or wrongful act of the omission or commission of a partner, मतलब अगर ये एलएलपी होता, ठीक है, तो इनका लाइबिलिटी कितना होता, ए का लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उतना ही होता, ठीक है, जितना इन्होंने कंट्रीब्यूशन करने का बात किया है। जैसे मान लो अगर ए बोलेगा कि जितना मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलएलपी। एलएलपी में जितना उन्होंने पहले ही बताया, जब एग्रीमेंट बना होगा, क्योंकि इसमें तो एग्रीमेंट वगैरह बनता है, रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो वहां पर जितना रिटर्न है कि एक एक पार्टनर का लाइबिलिटी अप टू कितना टुवर्ड्स कितना होगा, उतना ही इनको देना पड़ेगा, पर्सनल एसेट नहीं बिकेगा। हाँ, लेकिन अगर ये लोग फ्रॉड करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तब तो पर्सनल एसेट भी बिकेगा, क्योंकि फ्रॉड आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, तब तो पर्सनल एसेट भी बिक जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनरशिप हो गया, वो दूसरा केस हो गया। अगर आप किसी को ठग रहे हो तो फिर आपका तो पर्सनल एसेट भी बिकेगा, ठीक है। तब आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा तो एलएलपी है, पर्सनल एसेट नहीं बिकेगा। आप एलएलपी खोल के लोगों को धोखा नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, जो मैंने बोला, पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म एंड ईच ऑफ द अदर। पार्टनर्स जो है, जैसे मान लो एबीसी तीनों पार्टनर है, पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो ये तीनों का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ क्या है, प्रिंसिपल एजेंट का भी है, और ये लोग फर्म के भी क्या है, एजेंट है। पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म ओनली एंड नॉट ऑफ द अदर पार्टनर। और अगर मान लो एबीसी ने एलएलपी खोला है, तो उस केस में ये लोग सिर्फ उस एलएलपी के एजेंट है, जिस नाम पे उन्होंने अपना एलएलपी को रजिस्टर करवाया है, बस उसी बिजनेस के ये लोग इंडिविजुअली एजेंट है, एक दूसरे के एजेंट नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के एजेंट या प्रिंसिपल नहीं है। तो ये हो गया एलएलपी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ बिजनेस कुछ कंपनी वाला भी इसमें फीचर्स है, कुछ पार्टनरशिप वाला भी फीचर्स है। जैसे कंपनी वाले फीचर्स में हम लोगों ने देखा कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि परपिचुअल सक्सेशन है। तो ये सब जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो है बेनिफिट दिया गया, और फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है पार्टनरशिप का, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया एलएलपी और पार्टनरशिप में
फर्क। अब यहाँ पर बोला है पार्टनरशिप डीड में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो ये काफी आसान है, तुम लोग खुद भी पढ़ के देख सकते हो। पार्टनरशिप फर्म का नाम, डीड मतलब मैंने भी बोला ना, जो एग्रीमेंट होगा उसको अगर हम लोग रिटर्न बना लेते हैं तो वो डीड बन जाता है। अब डीड में क्या क्या लिखवाना पड़ता है, नेम ऑफ द फर्म, मतलब बिजनेस का तो एक नाम दोगे, नाम लिखो, पार्टनर लोगों का नाम लिखो, कब से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है एक एक पार्टनर, ठीक है। अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर एज ड्रॉइंग्स एंड द टाइमिंग ऑफ सच ड्रॉइंग्स, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा ड्रॉ कर रहा है, कितना ड्रॉ करेगा, मतलब लिमिट क्या है, कितना ड्रॉ कर सकता है, कितने दिन के लिए ड्रॉ कर सकता है, ये भी लिखवाओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल, अगर कैपिटल पे किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देना है तो कितना होगा वो लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर लोन है, कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो कितना उसे इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर ड्राइंग्स कर रहा है तो उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉस आर टू बी शेयर, ठीक है, लिखवाना पड़ेगा कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा बिजनेस में किस तरह से शेयर किया जाएगा। वेदर द पार्टनर विल बी अलाउड टू ड्रॉ एनी सैलरी, क्या पार्टनर लोगों को कोई सैलरी मिलेगा, अगर है तो लिखवाना पड़ेगा तभी होगा। एनी वेरिएशंस इन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, क्या पार्टनर लोगों का ड्यूटी या म्यूचुअल राइट्स में कोई वेरिएशंस आएगा, जैसे मान लो पहले किसी पार्टनर को बोल दिया कि आपका ड्यूटी जो है आप अकाउंट संभालो, 3 मंथ्स आफ्टर आप मैनेजमेंट देखना, ठीक है, तो इस तरह से क्या ड्यूटीज वगैरह चेंज होगा, कुछ वेरिएशंस है तो वो भी लिखवाओ। मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, अगर बिजनेस में गुडविल है तो उसे कैसे करके वैल्यू करोगे तो वो भी लिखवाना पड़ेगा। कब कब वैल्यू किया जाता है, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, या फिर डेथ होता है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग वाला पार्टनर लोगों को चेंज करना है, तब जाके गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। प्रोसीड्यूर बाय विच ए पार्टनर में रिटायर एंड मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यू, कैसे करके कोई पार्टनर रिटायर जब होगा तो कैसे करके उनके ड्यूज को पे किया जाएगा, उसके बारे में भी लिखवाना चाहिए। बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट, अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उनके जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर जो है उनको कैसे पेमेंट करेंगे उसका भी रूल्स लिखवाओ। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर जो लॉस होगा वो लॉस कैसे बियर किया जाएगा, ठीक है। जो जो इसमें देखो अभी तक 11 तक जो भी हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा वो सभी तुम लोगों के सिलेबस में आता है, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर है ये उतना हमारा जो है पार्ट नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा फिर देखो प्रोसीड्यूर टू बी अलाउड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर, क्या बोल रहा है, प्रोसीड्यूर्स टू बी अलाउड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर लोगों में तो क्या प्रोसेस है उसे सॉल्व करने का, वो भी लिखवा लो। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, ठीक है, कैसे करके हम लोग अकाउंट्स और ऑडिट जो है करेंगे, ठीक है, अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होगा, ऑडिट का क्या रूल्स रहेगा, सारी चीजों को हमें लिखवा लेना है, ठीक है। अच्छा ये जस्ट जो है समझने के लिए, जरूरी नहीं है कि ये सबको तुम लोग को रटना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या बोला है, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो रूल्स क्या होता है, तो सिंपल रूल्स ये होता है कि देखो हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ के बताएंगे, पहले हम ये बता देते हैं, अगर हमारे पास कोई डीड नहीं है, मतलब हम लोगों ने ओरली पार्टनरशिप बना के काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो हम लोगों के पास 3 ऑप्शन है। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल, अगर हमारे डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है, डीड बना ही नहीं है तो कहाँ से लिखा हुआ रहेगा। अच्छा अगर पार्टनर कोई लोन प्रोवाइड करेगा तो उसको 6% पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, अगर कोई डीड बना हुआ नहीं है तो, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो पार्टनर को कोई सैलरी मिलेगा, अगर सैलरी लेना है तो लिखवाना पड़ेगा, ना तो पार्टनर को कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, अगर चाहिए तो लिखवाना पड़ेगा, ना तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट जो है ड्राइंग्स पे चार्ज करना है तो लिखवाना पड़ेगा। ये देखो नो पार्टनर हैज द राइट टू सैलरी, सैलरी नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, ठीक है। इंटरेस्ट जो है 6% पर एनम करके अलाउड किया जाएगा पार्टनर लोन ऑफ द फर्म, जो मैंने पहले ही बता दिया। एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली, मतलब बेसिकली डीड के एब्सेंस में ये 2 पॉइंट ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। पीएसआर हमेशा इक्वल हो जाएगा, लोन 6% पर एनम करके चार्ज होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, और अगर डीड बना हुआ है तो डीड में जो जो लिखा हुआ है फॉलो करो। अगर कुछ रेट बता दिया है पीएसआर का तो वो फॉलो करो, लोन का कोई रेट बता दिया तो वो फॉलो करो, लेकिन बाकी कुछ भी अप्लाई नहीं करवा सकता है पार्टनर अगर
पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो सिर्फ दो ही चीज अप्लाई करवा सकता है, प्रॉफिट या लॉस को इक्वली शेयर करेगा और लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट जो है वो ले सकता है। अच्छा ये देखो, और यहाँ पर क्या बोला, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, द इंटरेस्ट एंड सैलरी पेबल टू ए पार्टनर विल बी पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। ठीक है, अगर बोल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, द इंटरेस्ट एंड सैलरी पेबल टू ए पार्टनर, अगर इंटरेस्ट और सैलरी पे करने का बात आ रहा है किसी पार्टनर को, मतलब पहले लिखवाया हुआ नहीं है लेकिन बाद में ऐसे सोचा जा रहा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट या सैलरी दिया जाएगा, तो तभी दिया जाएगा अगर प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डीड नहीं बना हुआ है। ठीक है, कंपलसरी सिचुएशन नहीं बना हुआ है। डीड बना हुआ रहता है तो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। अगर डीड बना हुआ नहीं है, उसके बाद डिसाइड हुआ है कि इंटरेस्ट या सैलरी पेबल करना है हमें, तो फिर तभी दिया जाएगा अगर प्रॉफिट हुआ तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल है, तुम लोग आंसर बताओ। जैसे ये देखो, यहाँ पर बोला है ए एंड बी कमेंस बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन 1 Jan 2019, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड आइदर ओरल और रिटन। बात समझो, यहाँ पर जो जो पॉइंट मेन हम बता रहे, फिर तुम लोग आंसर बताना कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो बनाया गया है वो ना तो ओरली कोई एग्रीमेंट है ना तो रिटन में कोई एग्रीमेंट है, आइदर ओरल और रिटन, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ऐसे ही उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। दे कंट्रीब्यूटेड 40,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। ए ने 40,000 दिया बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे और बी ने कितना दिया है? 10,000 दिया है। ठीक है, ए ऑल्सो एडवांस 20,000 ऑन 1 जुलाई। ए ने 1 जुलाई को 20,000 एडवांस दिया है। एडवांस का मतलब लोन होता है। ठीक है, कंपनी फर्म में जरूरत रहा होगा, ए के पास पैसा था, इन्हें 20,000 एडवांस दिया। ए मीट विद एन एक्सीडेंट ऑन 1 अप्रैल। ए का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। कब हुआ? 1 अप्रैल को। एंड कुड नॉट अटेंड टू द पार्टनरशिप बिजनेस अप टू 30th जून। तो 1 अप्रैल से लेके 30th जून जो है ए काम पे नहीं आ पाया बिकॉज उसका एक्सीडेंट हो गया। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 50,600। बोल रहा है कि इन दोनों ने उस साल प्रॉफिट कितना कमाया? 50,600। डिस्प्यूट हैविंग बीन अराइज बिटवीन देम फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। अब इनके अंदर जो है झगड़ा चालू हो गया। अब प्रॉब्लम देखो, कुछ डीड वगैरह तो बनवाया नहीं है, अब झगड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। अब कोर्ट तक तो नहीं जा सकते, अपने ही म्यूचुअल कंसेंट में इनको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं हमें क्या पूछा गया है। हमें पूछा है कि ए क्या क्लेम कर रहा है। ए बोल रहा है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। बोल रहा है मैंने जो कैपिटल दिया था उस पे मुझे 10% इंटरेस्ट दो। ठीक है, ये बोल रहा है, क्लेम कर रहा है। और बोल रहा है जो मैंने लोन दिया था उस पे भी मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। और बोल रहा है प्रॉफिट कैसे देना है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल बेसिस पे करो, प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, यानी कि 4:1 में करो। ठीक है, अच्छा तो पहले बोलो क्या ए का ये क्लेम सही है? क्या ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और क्यों नहीं मिलेगा? बोलो, कौन बोलेगा? ইন্টারেস্ট তো লোনটা খালি পাবে, তাও 6% পাবে, কেননা এখানে হ্যাঁ, তো এগ্রিমেন্টটা হয়নি, পার্টনারশিপ ডিডটা হয়নি, সেই জন্য। হুম আর হুম ক্যাপিটালটা পাবে না, মানে ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটালটা পাবে না। হুম। আর আর সেকেন্ড প্রফিট পয়েন্টটা তো যে আছে যে হ্যাঁ, এখানে প্রফিট শুড বি ডিস্ট্রিবিউটেড ইন, না এখানে শুধুমাত্র মানে ইকুয়ালি হবে, মানে ইকুয়াল রেশিওতে হবে, কারণ পার্টনারশিপ ডিড নেই সেই জন্য। सही हुआ, एकदम सही हुआ आंसर। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन दोनों ही नहीं मिलेगा। ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लोन पे मिलेगा लेकिन 6%। क्योंकि मैंने दो पॉइंट लिखवा दिया ना, जब भी डीड ना रहे बस दो ही पॉइंट एक्टिवेट होता है। एक होता है अगर कोई लोन दिए हो तो उस पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, और दूसरा है प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि डीड नहीं बना हुआ है तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ए का क्लेम जो है कुछ भी सही नहीं है, बस हाँ इसको 6% लोन पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। और प्रॉफिट जो है जैसे ये बोल रहा है कैपिटल पे डिस्ट्रीब्यूट करो, ये इसीलिए बोल रहा है ना इसने ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ये करवाना ही था तो डीड बनवाना चाहिए था, तो नहीं होगा। अब बी क्या क्लेम कर रहा है, देखो नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। बी बोल रहा है नेट प्रॉफिट इक्वली शेयर होना चाहिए। क्या सही बोल रहा है? क्या ये होगा, ये बात चलेगा? बोलो। हाँ हाँ यस सही मैम। बोल रहा है, सही बोल रहा है, प्रॉफिट इक्वली मिलेगा। अच्छा, ही शुड बी अलाउड रेमुनरेशन ऑफ 1,000 पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एज इलनेस। बोल रहा है कि एक एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक काम पे नहीं आ पाया। अब बोल रहा है कि मैंने ज्यादा काम किया, मतलब बी ऐसे बोल रहा है कि ए तो एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने ज्यादा काम किया, तो
1000 पर मंथ करके मुझे 1 अप्रैल से 30 जून का पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा बी क्लेम कर रहा है। क्या बी को ये मतलब ऐसा कोई पेमेंट मिल सकता है? यही पूछा गया है, क्या बी না को ऐसा পাবেন। कोई कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा तो उनको डीड में लिखवाना पड़ेगा कि अगर किसी पार्टनर कोई रीजन की वजह से जो है एक लॉन्ग टाइम के लिए एब्सेंट रहता है तो बाकी पार्टनर को ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए तब होगा। डीड ही नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। डीड नहीं होने पे वही दो ही चीज मिलेगा। फिर बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्या ये चलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है 6% और लोन भी जो है 6%। क्या ये दोनों में से दोनों गलत है या फिर कुछ और? बोलो। লোনটা পাবে, ক্যাপিটাল পাবে না। हाँ, लोन ठीक है। ए का जो लोन का डिमांड है, मतलब ए तो बोल रहा था 10%, ये गलत बोल रहा है। बी जो बोल रहा है ठीक है। बी बोल रहा है लोन जो भी पार्टनर दिए उसे 6% मिलना चाहिए, सही बात है। कैपिटल पे नहीं मिलेगा क्योंकि डीड नहीं है। हमें बोला यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम, हमें इनका जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके देना है, ठीक है। अब मान लो फ्यूचर में तुम लोग जब जो भी मतलब कोर्सेज करो कंप्लीट करोगे तो ऐसा सब प्रॉब्लम आएगा तो तुम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। तो रूल्स पता होगा तभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अपने पैटर्न से लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। तुम लोगों ने जो आंसर दिया वही होगा, बस यहाँ लिखने का पैटर्न अलग है, देख सकते हो। अच्छा, अब अगर पूछा जाए कि नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा तो वो हम बता देते। देखो यहाँ पर जो है प्रॉफिट इनका कितना हुआ है 50,600, ठीक है, ये प्रॉफिट है। इससे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट किसको जाएगा? इंटरेस्ट टू ए, जो उसने लोन दिया था, ठीक है। 20,000 का लोन दिया था और इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 6%। अब कितने टाइम पीरियड के लिए लोन दिया था? देखो उसने लोन दिया था 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर, इसके बीच में तो लोन रीपे हुआ नहीं है। तो कितने दिन का इंटरेस्ट लगता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 600 हो रहा है। कैलकुलेट करके देखो, 6 इंटू 6 36 डिवाइडेड बाई 12 3 हो गया। 3 इंटू 20,000 600, यहाँ पर नीचे 100 है, कैंसिल आउट हो गया। तो 50,000 का प्रॉफिट बचेगा इंटरेस्ट देने के बाद, ठीक है। इंटरेस्ट देने के बाद 50,000 का प्रॉफिट बचेगा और ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1:1 रेशियो में, इक्वल रेशियो में। क्योंकि कुछ रेशियो नहीं बताया है तो 25,000 मतलब 25,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये इससे माइनस क्यों किया? जैसे कभी तुम लोग पीएल बनाते हो तो यहाँ बाई जीपी लिखते हो, ठीक है। और इधर क्या लिखते हो? बाकी इनकम लिखते हो ना, जो भी इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे कि मान लो डिस्काउंट, ठीक है, डिविडेंड इनकम, ये सब लिखते हो। और इधर क्या लिखते हो? जितने भी एक्सपेंसेस होता है लिखते हो। तो उसमें से ये फाइनेंस एक्सपेंस है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब क्या? लोन लिया गया। अब लोन जो है किसी बैंक से नहीं लेके पार्टनर से ही लिया गया, ठीक है। लेकिन है तो वो पीएल का ही खर्चा, पीएल में दिखाना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट हमें जो बोल रखा है वो इंटरेस्ट देने के पहले का बोल रखा है, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट लेस कर दिया तो हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट मिल गया। अब वो क्या होगा? पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये जो पार्टनर लोगों में हम लोगों ने ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, इसे बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? सही सही काम करना। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को सही सही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सही ये है कि पहले ए को भी 25,000 मिलेगा, बी को भी 25,000 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट निकल के आया इसे हम लोग बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन हमेशा पीएल बनने के बाद बनता है, जैसे ट्रेडिंग के बाद ही पीएल बनता है क्योंकि ट्रेडिंग का जीपीपीएल में ट्रांसफर होता है। जस्ट लाइक दैट पीएल के बाद ही पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक छोटा सा जो है नॉलेज के लिए क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट और एक क्वेश्चन दिया है, ABC are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5, ठीक है। ये इन्होंने इसका मतलब लिखवाया होगा 2:3:5 में इनको प्रॉफिट शेयर करना है। द फिक्स्ड कैपिटल वेयर 15 लाख 30 लाख एंड 60 लाख। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है इसमें प्योरली कैपिटल है, कुछ और एडेड नहीं है। कुछ और एडेड का मतलब है जैसे मान लो कोई पार्टनर को सैलरी मिलता है तो सैलरी उसके कैपिटल में ही क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर वैसा बात नहीं है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का पैसा है, प्योरली कैपिटल है। For the year ended, for the year 2019, interest on capital was credited to them 12% instead of 10%. मतलब इनके डीड में लिखवाया गया होगा कि पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर जो कि 10% दिया जाएगा, लेकिन गलती से 12% दे दिया गया है, ठीक है। तो देम 12% इंस्टेड ऑफ 10%, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो बेसिकली 2% करके सबको बेसी दे दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझो, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। देखो ये बेसिकली के एग्जांपल, 3 पार्टनर है, ए
बी सी, ठीक है, और यहाँ पर एक टोटल कॉलम करेंगे। तीनों पार्टनर जो है, तीनों पार्टनर का जो है इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, सभी को 10% देने का बात हुआ था, बाई चांस बाई सम मिस्टेक ये 12% हो गया, मतलब सबको 2% करके एक्सेस किया, ठीक है। तो ए के पास एक्सेस कितना आया, सभी के पास एक्सेस ही आया होगा, क्योंकि 10% का 12% हो गया, सबके लिए 2% एक्सेस है, एक्सेस 2%, तो ए के पास कितना एक्स्ट्रा आया होगा, 15 लाख पे 2% कितना हो जाएगा, 30,000। अच्छा, बी का जो कैपिटल है उस पे 2% एक्स्ट्रा, मतलब 30,000 का 30 लाख का 2% कितना हो जाएगा, 60,000। सी का 60 लाख पे 2% मतलब कितना हो जाएगा, 1,20,000। 60 लाख पे 2% एक बार देख लेते हैं। हाँ, 1,20,000 और 30 लाख पे 2% 60,000, ठीक है, कैलकुलेशन मेरा ठीक है। तो ये अमाउंट सबको एक्सेस चला गया है, एक्सेस टोटल कितना हो रहा है, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90, 2,10,000, ठीक है। अच्छा, ये एक्सेस 2% सभी पार्टनर के अकाउंट में चला गया है। अच्छा, अगर हम लोग अपना गलती जो है उसे ठीक करते हैं, जो मिस्टेक हुआ है उसे अगर हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, तो इसका मतलब इनसे ये अमाउंट जो है रिटर्न लिया जाएगा, तो 2,10,000 जो है टोटल फर्म के पास वापस आ जाएगा। सोचो, हम लोगों ने एबीसी तीनों ने खुद आइडेंटिफाई करके देखा कि हम लोगों के पास इतना 2,10,000 का जो है इंटरेस्ट का पैसा हमें गलत डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है। ए के पास 30,000 एक्स्ट्रा गया है, बी के पास 60,000 एक्स्ट्रा गया है, सी के पास 1,20,000 एक्स्ट्रा गया है, तो ये तीनों ने ये चीज रिटर्न कर दिया फर्म में, तो 2,10,000 हो गया। अब ये पैसा क्या होना चाहिए, मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, ये पैसा अगर गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अब हम लोग अगर इसे सही कर रहे हैं, तो ये पैसा फिर कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये जो 2,10,000 है, ये इन्होंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि इनके पास एक्सेस आ गया था, इनको 10% करके इंटरेस्ट लेना था, इन्होंने गलती से 12% करके इंटरेस्ट ले लिया है, तो 2% करके जो एक्सेस हुआ इन्होंने रिटर्न कर दिया। अब ये जो पैसा आ गया, ये इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बोलो। पार्टनरशिप फर्म में जो भी पैसा এটা रह ফার্স্টে जाता নেট है, প্রফিটের সঙ্গে অ্যাড করতে হবে। पहले ये पैसा पूरा नेट प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, है ना। ये पूरा का पूरा जो एक्सेस अमाउंट है, ये 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, सिंपल। ये देखो, 2,10,000 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पीएसआर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:3:5 में। तो देखो कितना होता है, 10 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 42,000। अच्छा, ये डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, मतलब ये हो गया 63,000, ठीक है। अच्छा, ये डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, मतलब 1,05,000, ये हो गया। अच्छा, अब इनके पास इतना इतना पैसा होना चाहिए, मतलब 2,10,000 का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसके जगह 2,10,000 का ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब बात समझो, इन्होंने अपना पैसा सबने रिटर्न कर दिया, मतलब ए अपने पास से ये अमाउंट दे देगा, तो ए का 30,000 कम हो जाएगा, बी का 60,000 और सी का 1,20,000, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है। अब ये 42,000 ए को मिलना चाहिए। अब देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये माइनस नहीं भी दो तो बात समझो, ऐसे करके ए के पास 2,10,000 का 30,000 एक्स्ट्रा था, लेकिन ए को अभी पीएसआर के हिसाब से हमें देखा जा रहा है कि 42,000 मिलना चाहिए, तो ए को और कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब ए के पास 30,000 जो है, वो तो 2,10,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 30,000 गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। अभी हम लोगों ने चेक करके देखा कि अगर हम लोग इंटरेस्ट को सही कर लेते हैं, और उसके बाद जब हम लोग इंटरेस्ट ज्यादा दिए, तो हमारा प्रॉफिट कम नहीं होगा, बात को समझो, अगर हम लोग इंटरेस्ट ज्यादा दिए हैं तो हमारा प्रॉफिट तो कम हो गया होगा। देखो, हम लोगों ने इंटरेस्ट ज्यादा दिया है तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, अगर हम लोग इंटरेस्ट को कम कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है ज्यादा बनेगा। जैसे देखो, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल था,
50,600 हम लोग का इंटरेस्ट ये आया। बाई चांस हम लोगों ने यहाँ पर गलती से ये अगर 1600 कर दिया होता, सोचो अगर गलती से 1600 कर दिया होता तो इसका मतलब हम लोग का यहाँ पर 49,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होता। 49,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होता दोनों पार्टनर में। अगर हम लोग को अपना गलती समझ में आ जाता है तो हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोगों ने 1000 जो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है, ठीक है। तो इसका वैसे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ये लोन है, हम जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये 1000 रुपीज उसके बाद क्या होगा, ये पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर देखो पार्टनर लोगों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो तो हम लोगों ने सही कर दिया। तो इसका मतलब 2,10,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इनमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जबकि ये 2,10,000 एज ए पीएसआर इनमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इसका मतलब ए का जो 30,000 ए को मिला है, ए को एक्चुअली मिलना चाहिए 42,000, ठीक है। तो इसका मतलब 12,000 जो है ए को और भी मिलेगा, और भी एक और 12,000 मिलेगा। सिमिलरली बी के पास 2,10,000 का 60,000 है, जबकि बी के पास 2,10,000 का 63,000 मिलना चाहिए, यानी बी को और भी 3,000 मिलेगा। सी के केस में देखो, सी को 2,10,000 का 1,20,000 मिला है, जबकि सी को 2,10,000 का 1,05,000 ही मिलना चाहिए। इसका मतलब सी से हम लोग 15,000, ये दोनों का डिफरेंस देखो, 15,000 जो है वो अमाउंट बैक में रिटर्न मांगेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ए को 12,000 और भी मिलेगा, तो ए का अकाउंट 12,000 से क्रेडिट होगा। पैसा आने से क्या होता है, बैंक में देखे हो कभी अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हो या फिर कुछ इंटरेस्ट वगैरह आता है तो देखोगे क्रेडिट लिखता है ना, वैसे ही होगा। तो ए का अकाउंट क्रेडिट होगा, बी का अकाउंट भी क्रेडिट होगा, सी का अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसका सिंगल एंट्री क्या होगा, एक एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोला था, तो एंट्री ऐसे हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 to A's capital to B's capital 12,000 और 3,000। मतलब गलत डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ 2,10,000 का, तब इनको इतना इतना मिला था। अब इसको ये गलत डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने 2% करके एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट दे दिया था। अब अगर हम लोग हमें पता चल गया है कि हम लोगों ने 2% एक्स्ट्रा दिया है, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि टोटल एक्स्ट्रा कितना हुआ। अगर ये हम लोग गलती नहीं करते तो वो अमाउंट तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्योंकि जो बिजनेस में नेट प्रॉफिट निकल के आएगा पीएल से, ठीक है, पीएल से जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा उस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, उस प्रॉफिट को हमें पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। और अगर पार्टनर लोगों को कुछ पेमेंट जाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर मान लो कोई सैलरी, कोई रेम्यूनरेशन, तो वो इस नेट प्रॉफिट से लेस होते जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। मतलब पार्टनर लोगों में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट का पोर्शन, और जो पीएल बनता है वो क्या बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट से सारे खर्चे पे करने के बाद जो बचता है। अगर सोल प्रोप्राइटर होता है तो वही तो क्या होता है, कैपिटल में जाके बैलेंस शीट में ऐड हो जाता है, और सोल प्रोप्राइटर अकेला वो पैसा लेके चला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई एक पर्सन नहीं है कि वो नेट प्रॉफिट लेके चला गया, तो जो नेट प्रॉफिट आया क्या वो डायरेक्ट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, नहीं, वो तो सबके कैपिटल में ऐड होगा ना। तो नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ए बी सी के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला गया है कि पार्टनर लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, सैलरी मिलेगा, तो वो कहां से देंगे, ये नेट प्रॉफिट से देना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर नेट प्रॉफिट से क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से नेट प्रॉफिट हमारा कम होगा। फिर जो बचेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर लोगों में क्या हो जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, उसके बाद पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन गलती हो गया, क्या हो गया, 12% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन करना कितना था, 10%। तो 2% एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वही 2% हमारा पीएसआर के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो पीएसआर के तौर पे जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तब देखा कि 2,10,000 का जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से किया तो ए को 30 मिला, लेकिन ये पीएसआर के हिसाब से इसको 42 मिलेगा। मतलब ए के पास 30,000 तो एक्सेस है और भी 12,000 जाएगा, बी के पास 60,000 एक्सेस है और भी 3,000 जाएगा, सी के पास 1,20,000 एक्सेस है जबकि उसके पास 1,05,000 ही जाने वाला है। तो इसका मतलब सी से 15 ले लो और इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस तरह से जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है वो हम लोग कर सकते हैं, जो गलती हुआ है उसे हम लोग सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और अगर जब जो बड़ा क्वेश्चन करेंगे उसमें हो सकता है कि ये छोटा सा पॉइंट हमारा
आ जाए, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर दिया है पावर्स ऑफ पार्टनर्स। तुम लोग चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, इसे हम और अलग से नहीं पढ़ा रहे कि जैसे पार्टनर लोग क्या कर सकता है, अपने बिजनेस का गुड्स जो है बेच सकता है, खरीद सकता है, ठीक है। अच्छा, पार्टनर के बिहाफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये सारी चीजों को बोला है। हमारे प्रैक्टिकल पार्ट के लिए उतना नेसेसरी नहीं है, जब सर पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाएंगे तब तुम लोग डिटेल्स में पढ़ोगे ही, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन से ही देखते हैं, जैसे मैंने पीएल एप्रो तो समझाया। देखो, सबसे पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। अगर पार्टनरशिप फर्म जो है कुछ ट्रेड करता है, मतलब प्रोडक्ट बेचता है, तो ट्रेडिंग बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है। ट्रेडिंग से क्या निकल के आता है, जीपी। लेकिन अगर हम लोग देखें तो हमें नॉर्मली पार्टनरशिप के क्वेश्चन में ट्रेडिंग नहीं देता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप में सेल नहीं होता है? बिल्कुल सेल होता है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं दिया जाता है। हमें कहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है पता है? हम लोग को कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। हम लोग को ट्रेडिंग बनाने के लिए नहीं बोला जाता है, हम लोग को पीएल भी बहुत ही कम केस में बनाने के लिए बोला जाता है यहाँ पर पार्टनरशिप में, ठीक है। तो जीपी ऐसे ब्रॉट डाउन हो गया। यहाँ पर हम लोग फिर से इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जो है इनडायरेक्ट इनकम, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्ट इनकम नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड जो है जैसे कि डिस्काउंट वगैरह, ठीक है। सेल जो है वो डायरेक्ट इनकम है हमारा, ठीक है, जो इस चीज का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से निकल के आता है नेट प्रॉफिट, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर होता ये पूरा प्रॉफिट उसका होता। लेकिन हम लोग ना एक एक जन ओनर नहीं है, बहुत सारे लोग मिलके ओनर है। एटलीस्ट 50 ओनर्स है, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप फर्म है 2 से लेके 50, ठीक है। तो मान लो कि 5 जन मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो 5 जन में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके लिए बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, पार्टनर लोगों को अगर कुछ भी देना है, जैसे कि सैलरी देना है, तो ये वाले प्रॉफिट से दो। पार्टनर का सैलरी, ये सैलरी जो है ये पीएल वाला सैलरी नहीं है, इसको गलती मत करो, ये आउटसाइडर का सैलरी। यहाँ सैलरी भी आएगा, रेंट भी आएगा, प्रिंटिंग पोस्टेज, वो तो बिजनेस का खर्चा है। लेकिन ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है जहां पर बोला गया पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, पार्टनर को रेमुनरेशन दिया जाएगा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो वो सब यहाँ से देना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो पार्टनर को यहाँ पर ड्राइंग्स पार्टनर करेगा तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, क्योंकि ड्राइंग्स करने से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट, ठीक है, ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बात आ जाएगा। तो ये सारी चीजों को क्या करना है, हमें यहाँ पर पीएल एप्रो में दिखाना है। मतलब पार्टनर लोगों में जो भी पेमेंट रिसिप्ट होगा पार्टनर लोगों से पार्टनरशिप फर्म को, वो कहाँ दिखाया जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में। और ये सारी चीज पे इनकम सबको नेट करने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो पार्टनर लोगों में पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये जो फॉर्मेट है इसे बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मतलब जो प्रॉफिट निकल के आया उसे एप्रोप्रिएटली सब में डिवाइड करो, जैसा बोला गया था। डीड है तो फॉलो द डीड, अगर डीड नहीं है तो, अगर डीड नहीं है कुछ भी सैलरी वगैरह का बात नहीं है, तो सीधा ये प्रॉफिट पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड देखो इलस्ट्रेशन 1, इसमें क्या बोला है, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 Jan 2019 with capital of 30,000 and 20,000. According to partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month and interest to be allowed on capital at 6% per annum. The remaining profit are to be distributed among the partners in the ratio of 5:3. During 2019, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting 25,000. During the year, A withdrew 8,000, B withdrew 10,000 for domestic purpose. समझाएंगे, ठीक है, मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा लेकिन हम समझा देते हैं। Give journal entries relating to division of profit. प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है उसके लिए जर्नल एंट्री लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, हम एक एक पॉइंट पढ़ के बता देते हैं। ए और बी दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 30,000 और 20,000, ठीक है। हम लोग को कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री करने के लिए नहीं बोला है, हमें बोला है सिर्फ और सिर्फ किसका जर्नल एंट्री करने के लिए, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा। अच्छा, तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कब स्टार्ट किया, 1 Jan। हम यहाँ पर जो है टाइम लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो बिजनेस स्टार्ट किया, कौन है, पर्सन ए और बी। ए ने कितना दिया 30,000, बी ने कितना दिया 20,000, के का मतलब 1000 होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। अच्छा, डीड बना हुआ है, ये रहा
कहा डीड, ठीक है, ये डीड में पहले पॉइंट में लिखा हुआ है बी को क्या दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा, कितना 500 पर मंथ, ठीक है। तो ये कहाँ से देंगे, नेट प्रॉफिट से। कहाँ से देंगे, नेट प्रॉफिट से देंगे। इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम, अच्छा इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये भी लिखा हुआ है कितना करके 6% पर एनम, तो फॉलो द डीड, डीड फॉलो करना पड़ेगा। द रिमेनिंग प्रॉफिट, अब ये सब देने के बाद रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर लोगों में 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पीएसआर बता दिया गया है 5:3। तो ये डीड में जो 3 चीज लिखा हुआ है इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो भला प्रॉफिट कितना है, बोल रहा है कि द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000। बोल रहा है कि ये जो 25,000 प्रॉफिट है इसमें से ना तो सैलरी माइनस किया हुआ है, चार्ज का मतलब वही, ना तो डिडक्ट किया हुआ है सैलरी, ना तो डिडक्ट किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग इससे इसी से सैलरी भी पे करेंगे, इसी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करेंगे, और उसके बाद जो बचेगा उससे हम लोग प्रॉफिट दे देंगे। और बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर ए विथड्रू 8,000, बी विथड्रू 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। इन्होंने इतना इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट जो है ड्रॉ किया है, ठीक है। हम लोगों को तो ये सब ड्रॉ वाला एंट्री करना नहीं है, हमें क्या करना है, प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे वो एंट्री करना है। उसके लिए ये 3 पॉइंट फॉलो करना है, और ये 3 पॉइंट के हिसाब से हमें एंट्री करके दिखाना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री लिखते हैं। हम ना उतना फॉर्मेट नहीं फॉलो कर रहे क्योंकि ये सब ना जस्ट समझने के पर्पस के लिए क्वेश्चन बना हुआ है। मेन क्वेश्चन में हमें ये सारी चीज मिलेंगे तब हम लोग फॉर्मेट के साथ करेंगे। और वैसे भी ये फॉर्मेट तुम लोग को पता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री करते हैं दिसंबर का, ठीक है। दिसंबर ईयर एंड होता है, दिसंबर 31, 2019 का हम लोग एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला एंट्री हो जाएगा, बी को सैलरी दिया जाएगा। तो सैलरी देने का एंट्री बता सकते हो, बी को जब सैलरी दिया जाएगा तो एंट्री क्या होगा। जैसे पीएल में जब सैलरी चार्ज करते हो तो क्या लिखते हो, पीएल टू सैलरी। अभी पीएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज करोगे, अभी अभी मैंने बताया ना, पीएल एप्रोप्रिएशन को ही तो हमें डिस्ट्रीब्यूट, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे जहां पर नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसी से सैलरी देंगे। तो मुझे एंट्री बता सकते हो कि बी को सैलरी देने का एंट्री क्या होगा। PL অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন টু বিস স্যালারি। 20 স্যালারি হবে না, 20 ক্যাপিটাল হবে, সবকিছু ক্যাপিটালে গিয়ে অ্যাড হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ঠিকই হয়েছে, একটুখানি ভুল হয়ে গেছে। अच्छा देखो ऐसे होगा, सही हुआ है, पहले डेबिट वाला एंट्री तो बिल्कुल सही हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना देना पड़ेगा, अमाउंट बताओ। 500 पर मंथ करके है तो पूरे में कितना जाएगा, 6,000। हाँ 6,000, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट डेबिट होगा, प्रॉफिट से ही ना सैलरी देंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो कम होने से डेबिट होगा। टू किसको दे रहे हैं, यहाँ पर पार्टनरशिप में सारे ट्रांजैक्शंस जो है पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा हमें लिखना चाहिए टू बीज कैपिटल। पैसा मिलेगा तो भी कैपिटल में ऐड होगा, पैसा जाएगा तो कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा, तो सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल के थ्रू से होने चाहिए। तो ये पहला एंट्री हो गया। इस पे नरेशन जो है हम दिखा देते हैं, नरेशन तुम लोग को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी ड्यू टू बी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ, नरेशन तुम लोग खुद लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, ठीक है भाई, वो भी देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट कम होगा, जैसे इंटरेस्ट दोगे प्रॉफिट कम होगा। टू एस कैपिटल, ये तो दोनों को मिलेगा क्योंकि दोनों ने कैपिटल दिया है। टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट पूरा लिख लो, नॉर्मली पूरा ही लिखना चाहिए। कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी बता दिया था, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6% करके। कैपिटल कितना है 6, 30 और 20, तो 30,000 पे 6% और 20,000 पे 6%। 1800 1200, ठीक है। तो ये बन गया 3,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो नरेशन देख लो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर मंथ, ठीक है, पर एनम। अगर तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो नॉर्मल ऐसे कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, ठीक है, ये भी लिखोगे होगा, नरेशन में वैसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट होगा। टू
दोनों को जो है प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। टू ए कैपिटल, प्रॉफिट भी कैपिटल में जाएगा। पार्टनरशिप में हर एक चीज कैपिटल में डेबिट या क्रेडिट होगा। अगर पार्टनर को पैसा मिल रहा है, चाहे किसी भी फॉर्म में मिले, सैलरी के फॉर्म में मिले या प्रॉफिट के फॉर्म में, तो क्रेडिट होगा। और अगर हम लोगों का पैसा जो है उनके अकाउंट से जा रहा है, डिडक्ट हो रहा है, तो डेबिट होगा। टू बी कैपिटल। अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट कितना कितना जाएगा, कैसे कैलकुलेट करोगे। हम लोग के पास 25,000 का प्रॉफिट था, ठीक है। ये देखो हम यहाँ पर रफली दिखाते हैं। उसमें से हम लोगों ने सैलरी दिया, कितना दिया, 6,000। प्रॉफिट में से 6,000 चला गया। उसके बाद और कितना अमाउंट गया, फिर से 3,000 गया। बचा कितना, वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। 9,000 माइनस कर दो, 16 हो रहा है शायद, ठीक है। 16 हो रहा है। अब ये 16,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:3 में। तो 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 5/8 और 3/8 में, तो कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 इंटू 5, 10,000, 6,000। तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो ऐसे करके होगा। और इसके लिए तुम लोग नरेशन लिख सकते हो, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंपल ऐसे लिख सकते हो, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 2। इसमें क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 2 में बोला है कि Ram, Rahim and Karim are partners in a firm. They have no agreement in respect of profit sharing ratio. मतलब डीड नहीं बनाया है। Interest on capital, interest on loan, advance by partner and remuneration payable to partner. अच्छा, ये सब बारे में इनका कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, ना तो पीएसआर के बारे में, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ना तो पार्टनर का कोई रेमुनरेशन, ये सब। तो इसका मतलब अगर एग्रीमेंट नहीं बना है, फिर भी दो चीज एप्लीकेबल होगा, इक्वल पीएसआर मिलेगा इन्हें, लिखा मतलब एग्रीमेंट बना है नहीं बना है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई लोन दे रहा है पार्टनर, तो उसे 6% पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, तो ये दो चीज हमारा जो है बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो जाता है। इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स। अब ये तीनों ने अपना अपना क्लेम रखा है जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का बात आया। राम, who has contributed maximum capital, demands interest on capital at the rate of 10% per annum and share of profit in the capital ratio, but Rahim and Karim do not agree। बोल रहा है राम, जिन्होंने मैक्सिमम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में होगा। रहीम और करीम इस बात पे एग्री नहीं हो रहे। क्या इन्होंने सही मतलब राम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। राम का एक भी क्लेम सही नहीं है, ना तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। और जो है कैपिटल रेशियो में पीएसआर डिस्ट्रीब्यूशन वो भी नहीं माना जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। रहीम का क्लेम क्या है, रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस। ये बोल रहा है कि मैंने बिजनेस में अपना फुल टाइम लगाया है और इसीलिए डिमांड कर रहा है कि मुझे सैलरी देना चाहिए 500 पर मंथ। बट राम एंड करीम डू नॉट एग्री। क्या इसको सैलरी मिलेगा, क्या रहीम को सैलरी मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि डीडी नहीं बना हुआ है, तो क्यों मिलेगा, मिलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका भी जो है क्लेम बेकार हो गया। करीम डिमांड, अब इनका डिमांड सुनो, इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12% पर एनम। करीम बोल रहा है मैंने जो लोन दिया था उस पे मुझे मार्केट रेट पे इंटरेस्ट दो 12% पर एनम, जो कि 2,000 हो रहा है, ठीक है। और 2,000 का लोन दिया था और मार्केट रेट चल रहा है इंटरेस्ट का 12%। अब बोल रहा है मुझे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चाहिए इस लोन अमाउंट पे, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, 6%। 6% मिलेगा। हाउ सेल यू सेटल द डिस्प्यूट। अब जो ये प्रॉब्लम है इसे सेटल करना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हमें बोला है अकाउंट बनाने के लिए, मतलब लेजर बनाने के लिए बोला है। हम लोग को बोल रहा है इनका डिस्प्यूट सॉल्व करो। तो डिस्प्यूट सॉल्व कैसे हुआ, जो हम लोगों ने अभी ओरली आंसर दिया उसी से तो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्या बोलेंगे इन तीनों को, क्योंकि आपका कोई डीड बना हुआ नहीं है, तो आप पे दो ही चीज एप्लीकेबल होता है। आप सभी को पीएसआर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आप में से किसी ने भी लोन दिया है तो आपको 6% पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इनका डिस्प्यूट ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब लिखना कैसे है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब लिखा हुआ है कि कैसे क्या होगा। जो तुम लोगों ने बोला है वो भी लिख सकते हो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो भी फॉलो कर सकते हो। अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ डिस्प्यूट सॉल्व करने के बाद।
फिर बोल रहा है ट्रांसफर करना है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। मतलब कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट को थोड़ा बहुत रिजर्व में रखना चाहता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्या जो अर्न करते हैं सारा खर्चा कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो सेविंग्स करते हैं ना, ताकि फ्यूचर में किसी चीज पे जरूरत हो तो काम आए। उसी तरह से यहाँ पर बोल रहा है कि 10% जो है प्रॉफिट का 10% रिजर्व में रखा जाएगा, ऐसा इनका डिसीजन है, तो रखना पड़ेगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स। ठीक है, ये सारे क्लेम्स जो भी है, जो एप्लीकेबल होगा, जो एप्लीकेबल नहीं होगा, जो भी है, सारे क्लेम्स कुछ भी एडजस्ट करने के पहले का ही प्रॉफिट 45,000 है। मतलब पीएल से आया गया प्रॉफिट 45,000 है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाते हैं। इलस्ट्रेशन 2 हम ना ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे तुम लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लिख रहे हैं तुम लोग एग्जाम में ऐसा लिख के आ जाओगे, ऐसा नहीं करना है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड, ये तो हम जो है सारा सम्स करते हैं तो टाइम बचाने के लिए ऐसे करते हैं, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे, जैसे जीपी ब्रॉट डाउन होता है वैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करवा लेंगे, जो कि है 45,000। अब इससे क्या करना है, इससे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, करीम का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि डीड नहीं है तो किसको देंगे, कितने परसेंटेज में देंगे, 6% में। ठीक है, तो 2,000 इंटू 6%। अब देखो क्वेश्चन में नहीं बोला है कि लोन कब दिया था इन्होंने, तो हम लोग पूरे 12 मंथ्स का मान सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि 6 मंथ्स का मान लिया जाता है जब कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग अभी इसे 12% जो है पर एनम बेसिस पे ही मान के चलेंगे। और ये मान के चलते हैं कि लोन जो है पूरे साल भर ही था, तो ये 12/12, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हो जाएगा, कहां पर जाएगा, ये करीम के कैपिटल में जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर टू रिजर्व, ठीक है, रिजर्व जो है 10% ऑफ कितना हो जाएगा, 45,000 से 120 जो है माइनस करना पड़ेगा। ये देने के बाद जो बचेगा वो रिजर्व में जाएगा। देखो, अगर तुम लोग 45,000 से पहले रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम लोग लोन का पेमेंट नहीं करते तब तक हम लोग रिजर्व वगैरह नहीं क्रिएट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये लोन जो है ये फाइनेंशियल खर्चा है, हम लोगों ने बैंक से नहीं लिया, पार्टनर से लिया। ठीक है, वो बात अलग है, पार्टनर से लिया, लेकिन है तो आउटसाइडर खर्चा ही, लेकिन खर्चा जो है पार्टनर को पे कर रहे हैं बिकॉज पार्टनर ने लोन दिया है। लेकिन ये कोई पार्टनर का मतलब बेसिकली पर्सनल कुछ नहीं दे रहा है, जैसे कि सैलरी वगैरह जैसे देते हैं ना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ, वो बात अलग होता है, वो तो प्योरली पार्टनर का पेमेंट होता है। लेकिन ये अगर पार्टनर नहीं देता, इनको लोन का जरूरत होता तो ये बैंक वगैरह से लेते, तो इसका मतलब ये जो है ये एक्सपेंसेस जो है ये एक्सपेंसेस पहले पे हो जाना चाहिए, उसके बाद जो बचेगा उसका एप्रोप्रिएशन होता है। तो 44,880 पे 10% हम लोग अप्लाई करेंगे, तो 4488 इतना चला जाएगा कहां पर, रिजर्व में। अब जो बचेगा वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज अ प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट अकाउंट, 3 पार्टनर है तो राम, रहीम और करीम। ठीक है, तो कितना कितना मिलेगा, रेशियो क्या है, रेशियो कुछ नहीं बोला है तो इक्वली मिलेगा, सबको इक्वली मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना बच रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 45,000 में से 120 चला गया और 4488 ये भी चला जाएगा। ये देखो 45,000 में से 120 गया, उसके बाद 4488 गया, कितना बच रहा है 40,392, टोटल इधर 45,000। और डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, इक्वली मतलब डिवाइडेड बाई 3, 13,464, 13,464, 13,464 ऐसे करके होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट जो है प्रॉपरली बनाओगे, जैसे कि डेबिट क्रेडिट ये सब लिखना पड़ेगा, हम दिखा देते कैसे है। ये देखो, ये रहा पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, और इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फॉर्मेट पूरा होना चाहिए, रुपीस का कॉलम ये सब अलग से जो है शो होना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का जो हमें लेजर बनाने के लिए बोला था, यानी कि अकाउंट, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, फिर
अगर देखोगे तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन दिया, अच्छा ए बी का दिया है, राम रहीम वाला नहीं, मुझे लगा रिपीट एक क्वेश्चन है वही वाला मैंने देखा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। इलास्ट्रेशन 3 में क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड ऑन 1 Jan 2019 विद कैपिटल 30 and 20 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। ये हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन किया वो वाला है। Interest to be allowed on opening capital at 6% per annum. The remaining profit are to be distributed among the partner in the ratio 5:3. During 2019, the firm earned a profit before charge salary to B and interest on capital amounting 25,000. During the year, A withdrew 8,000, B withdrew 10,000 for domestic purpose. ये वाला कौन सा क्वेश्चन है पता है? ये जो इलास्ट्रेशन 3 है ये बेसिकली इलास्ट्रेशन 1 है, जिसपे हम लोगों को एंट्री करने के लिए बोला था। सेम क्वेश्चन है सेम, यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री करने बोला था प्रॉफिट डिवीजन के लिए, और यहाँ पर हम लोग को क्या करने के लिए बोला है, यहाँ पर हमें बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब यही वाला चीज होगा, यही वाला पुट हो जाएगा। हम यहाँ पर ये क्वेश्चन को ऐसे करके लिखते हैं, देखो ये जो इलास्ट्रेशन 1 है यही वाला इलास्ट्रेशन 3 भी है, तो इसको अलग से कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एक पीएल एप्रो बना के दिखा देते हैं जो कि हमें इलास्ट्रेशन 3 में दिखाने के लिए बोला है। सेम यही वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, मैंने शॉर्ट करके लिखा है, ठीक है, मतलब N/P नेट प्रॉफिट। अब क्या होगा, यहाँ से पढ़ के देखोगे तो सबसे पहले बी को सैलरी दिया जाएगा, तो सैलरी दिया जाएगा। एंट्री भी देख लो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू बीज कैपिटल। अगर एंट्री नहीं भी होता है, हमें पता है कैसे लिखना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू बीज कैपिटल। ठीक है, हाइपेन देके सैलरी कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है, अच्छा अब एक चीज बताते हैं, जैसे देखो मैंने यहाँ लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, तो इसको तुम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो जो पार्टनर का नाम था, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन करीम लोन, इंटरेस्ट ऑन, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, चलो नहीं इसका ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन ये ठीक है, इसको ऐसे लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि ये पीएल एप्रो का डायरेक्ट पार्ट नहीं होता है। ये वाला देखो यहाँ पर, वो वाला हम समझाएंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है समझ जाओगे, एक दो क्वेश्चन के बाद समझ जाओगे। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है देखो टू करीम कैपिटल नहीं लिखा है, वैसे चाहो तो लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ है ना, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, टू करीम्स, हम ये बोलना चाह रहे थे, और डायरेक्ट भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन। या फिर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना टू बीज सैलरी बोल के, बीज कैपिटल सैलरी हाइफन देके, अगर डायरेक्टली टू सैलरी टू बी लिखते हैं तो भी गलत नहीं होता है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या दिया जाएगा, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम लोग क्या एंट्री करेंगे, ये देखो पीएल एप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, अब हाइफन देके लिख दो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोल के लिख दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 1200 और 1800, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1800, यहाँ पर 1200 है, सेम क्वेश्चन है इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे रफली करके दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर 25,000 में से 6,000 और 18 और 1200 चला गया, जो मैंने यहाँ पर दिखा है, बचा 16,000, उसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 10,000 और 6,000 में, फिर ऐसे लिखोगे टू एज कैपिटल 10,000, टू बीज कैपिटल 6,000, और इसमें हाइफन देके लिखोगे यहाँ पर प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ जगह नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर, जैसे हाइफन देके सैलरी, हाइफन देके इंटरेस्ट, वैसे प्रॉफिट ट्रांसफर, दोनों साइड टोटल करोगे तो 25,000 आ जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ही करके दिखा दिया। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन था, इसका जो हम लोगों ने जर्नल एंट्री किया उसका लेजर पोस्टिंग किया, तो लेजर पोस्टिंग में जैसे लिखा है टू बीज कैपिटल, बस हाइफन देके सैलरी लिख दो। इसका जरूरत क्या है, हाइफन देके सैलरी लिखने से पता चलेगा, क्योंकि देखो ये भी बीज कैपिटल है, ये भी बीज कैपिटल है, ये भी बीज कैपिटल है, लेकिन ये 6,000 किस बात का, ये 6,000 किस बात का, ये 1200 किस बात का। अगर हम लोग हाइफन देके लिख देते हैं सैलरी, हाइफन देके लिख देते हैं क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाइफन देके लिख देते हैं कि प्रॉफिट, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम लोग सोच रहे हो यहाँ तो नहीं लिखा, फिर यहाँ कैसे पता चलेगा, यहाँ तो नैरेशन से पता चलेगा ना कि बीइंग सैलरी पेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ जो है वो नैरेशन से पता चलेगा, और यहाँ पर जो है हमें हाइफन देके लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो हम लोग एंट्री कैपिटल से ही करेंगे और हाइफन दे दे के आइटम का नाम पुट कर देंगे कि कैसे करके क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये इलास्ट्रेशन 3 जो कि इलास्ट्रेशन 1 ही था बेसिकली, वहां बोल सकता था कि लेजर बनाओ, बात एक ही होता। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 4, इसमें क्या बोला है, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 Jan 2019, कैपिटल 30,000 20,000, सेम क्वेश्चन फिर से। According to the partnership deed, B is entitled to salary 500 per month, interest to be allowed on opening capital 6% per annum, remaining profit are to be distributed among the partner in the 5:3 ratio. During 19, the firm earned a profit before charging salary to B, interest on capital 25,000. ए ने विथड्रॉ किया 8,000, बी ने 10,000। मैंने थोड़ा फास्ट इसीलिए पढ़ा क्योंकि क्वेश्चन 1 भी ये था, क्वेश्चन 3 भी ये था, क्वेश्चन 4 भी ये था। और तो इसमें नया क्या करने बोला है, इसमें नया जो बोला है दैट इज कि पार्टनर कैपिटल बना के दिखाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। अभी तक तो हमें पीएल एप्रो का एंट्री और पीएल एप्रो अकाउंट ये बनाने के लिए बोला था, ठीक है। अभी हमें बोल रहा है सेम क्वेश्चन पे, अभी हमें सेम क्वेश्चन पे क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है, ठीक है। तो ये वाला ये क्वेश्चन जो है इलास्ट्रेशन 4 है, ठीक है, जो कि इलास्ट्रेशन 1 भी है 3 भी है। हम लोग क्या बनाएंगे, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी। तुम लोग पूरा कॉलम ऐसे जो है करके ड्रॉ करके कर सकते हो, ए बी को ऐसे लिखते हैं, ए बी, ठीक है। फॉर्मेट लेकिन प्रॉपरली मेंटेन करना है, जब भी कोई क्वेश्चन करोगे एग्जाम में तो और बहुत सारा नहीं आएगा, एक आएगा, ठीक है। तो इसे तुम लोग को प्रॉपरली करना पड़ेगा। अब हम लोग कैपिटल का एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 Jan को, और कैपिटल जो है 30,000 और 20,000। तो बिजनेस 1 Jan 19 को ही स्टार्ट हुआ है और इन्होंने कैपिटल इंट्रोडक्शन किया है। हम लोगों को 2019 का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री क्या होता है, नॉर्मली कैश टू कैपिटल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश या बैंक टू कैपिटल। तो यहाँ पर किसने कैपिटल दिया, यहाँ कोई एक पर्सन नहीं है, 2 पर्सन है। तो बैंक टू एस कैपिटल, बैंक टू बीस कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होगा, बाई बैंक बोल के, बाई बैंक लिखो या कैश लिखो, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, अगर डेट देना चाहो तो डेट भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हम जो है डेट भी दे देते हैं 1 Jan, ठीक है, बाई बैंक। ए ने कितना इंट्रोडक्शन किया, 30 और बी ने 20, 30,000 और 20,000। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि बी को सैलरी मिल रहा है 500 पर मंथ। तो एंट्री हम लोग का क्या हुआ, बी को जब सैलरी मिल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। तो बीस कैपिटल में क्या लिखेंगे, बीस कैपिटल में हमें लिखना पड़ेगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सैलरी कब मिलेगा, ईयर एंड में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई, ये देखो ना क्रॉस पोस्टिंग क्या होगा, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन 20 कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर दो कैपिटल अकाउंट को मैंने कंबाइनली बनाया है। और एग्जाम में भी तुम लोग बना सकते हो, टाइम बचेगा, इंडिविजुअली बनाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बाई पीएल एप्रो। बी के यहाँ पर लिखेंगे कितना, बी के यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सैलरी मिल रहा है 6,000। तो यहाँ हाइपेन दे के लिखेंगे ये सैलरी वाला है, ठीक है। बी को, इसका मतलब ये देख के किसी को भी पता चल जाएगा कि बी को सैलरी मिला है, बी के अकाउंट में है तो बी को मिला है, क्या मिला है, सैलरी मिला है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, ये तो दोनों को मिलेगा, तो ये भी ईयर एंड में मिलेगा, तो बाई पीएल एफ। और यहाँ पर ऐसे हाइपेन देके लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको मिल रहा है, दोनों पार्टनर को मिल रहा है, ए को 1800 और बी को 1200, ठीक है। अभी तक जो है मुझे डेटा भी याद हो गया सेम क्वेश्चन के वजह से। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है जो बाकी प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो यहाँ पर फिर से आ जाएगा बाई पीएल एप्रो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये तो मुझे याद नहीं है, देखते कितना कितना मिला था। ये रहा 10,000 और 6,000, एंट्री कर लेते 10,000 और 6,000। अच्छा, और यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पर बोला है कि बिफोर ये ड्यूरिंग द ईयर ए विथड्रू 8,000, बी विथड्रू 10,000। ड्रॉइंग्स क्या है, तो ड्रॉइंग्स का एंट्री क्या होता है,
ड्रॉइंग्स करने से हमारा क्या एंट्री होगा, कैपिटल यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली कैश ड्रॉ का एंट्री क्या होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का एंट्री क्या होगा, यहाँ पर जो है कैपिटल अकाउंट हमारा कम या ज्यादा होता है ड्रॉ करने से, ठीक है। तो बिजनेस से ड्रॉ कर रहा है तो बिजनेस का कैपिटल कम हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक या कैश, ठीक है। ये बैंक अकाउंट लिख दिया मैंने ड्रॉइंग्स। तो एंट्री क्या हुआ, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ए का कैपिटल डेबिट होने का मतलब कम हो गया, क्यों, क्योंकि ड्रॉइंग्स किया। अच्छा, कितना ड्रॉइंग्स किया गया है, 8,000 और 10,000। तो ये हो गया 8,000, ये हो गया 10,000, बन गया कैपिटल अकाउंट जो है, बन गया। अब हमें ये चेक करना है, लेजर को तो क्लोज भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसका कैपिटल कितना हो। तो यहाँ पर क्लोज करके देखते हैं। तो ए के पास ड्रॉइंग से डेट 31 हमें देखी कॉवे दिए ड्यूरिंग द ईयर, पर्टिकुलर कोई डेट नहीं दिया है तो 31 दिसंबर लिख दो, ठीक है। पूरे साल भर में इतना ड्राइंग्स हुआ है तो हम लोग एक ही डेट दे देते हैं, ईयर एंड वाला, क्योंकि हम लोग के पास कुछ अलग डेट जो है वैसा नहीं गिवन है। अच्छा, अब हम लोग का बैलेंस किधर आएगा, तो मुझे तो दिख रहा है ए का बैलेंस इधर आएगा, तो 2 बैलेंस सीडी कब कर रहे हैं बैलेंस, ये भी 31 दिसंबर को ही कर रहे हैं। अच्छा, तो ए के पास देखो, ए ने पहले बिजनेस में 30,000 दिया, इसको समझो, इसका मतलब क्या है, ए ने बिजनेस में 30,000 दिया, बिजनेस स्टार्ट जब हुआ, फिर ए को क्या मिला, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 1800 और ए को प्रॉफिट मिला 10,000। तो ए का कैपिटल बन गया है 41,800, लेकिन ए ने इन द मीन टाइम 8,000 का जो है विथड्रॉल भी कर लिया है, तो इसका मतलब इसका कैपिटल का भी क्लोजिंग दिख रहा है 33,800। अच्छा, यहां पर देखते हैं 20,000 बी का था, 6 और 2 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 7,200। अच्छा, और ये 6,000, तो बी का कैपिटल बन गया था टोटल 33,200। एक साल बिजनेस करने के बाद बी ने जो पैसा लगाया था बिजनेस में 20,000, वो बन चुका है 33,200, बट 10,000 विथड्रॉल कर लिया है तो बैलेंस कम हो गया होगा। 23,200 का अभी बैलेंस दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस 23,200, तो ये टोटल हो रहा है 33,200। सिंपल, वही सेम क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन इलास्ट्रेशन, ये फिर से हम बोल सकते हैं ये इलास्ट्रेशन 1 भी है, ये 3 भी है, ये 4 भी है, मतलब एक ही क्वेश्चन पे अलग अलग चीज पूछा है, कभी पीएल लेजर, कभी पीएल एप्रोप्रिएशन का लेजर, कभी पीएल एप्रोप्रिएशन का जर्नल, और ये रहा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर दो अलग अलग क्या है, तुम लोग एक ही साथ करोगे, टाइम बचेगा, अलग करना नेसेसरी नहीं होता। अच्छा, अब हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो मेथड होता है, ये काफी सिंपल चीज है। इसमें ये है कि अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन से समझाते हैं, ये वाला अभी जो मैंने आंसर किया ना इससे समझाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे कौन से मेथड से बना है पता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल जो क्लोजिंग वाला दिख रहा है, क्या इसमें सिर्फ कैपिटल का ही इंपैक्ट है, नहीं, इसमें कैपिटल के अलावा बाकी चीजें इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, जैसे कि सैलरी का पैसा एडेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडेड है, प्रॉफिट एडेड है, इतना है, और ये विथड्रॉल हुआ है, ये इतना विथड्रॉल हुआ है, तो ये इतना दिख रहा है, ठीक है। मतलब ए के केस में ये वाला दिख रहा है, बी के केस में ये वाला दिख रहा है, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कैपिटल के अलावा भी बाकी चीजों का एडजस्टमेंट कैपिटल में ही कर दिया है। लेकिन अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो कैपिटल है ना, ये बाई बैंक, ये वाला पोर्शन, मतलब ये जो बाई बैंक लिखा है हम लोगों ने, ठीक है, इसमें ये यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट बनेगा जो कि ऐसे दिखेगा, और ये जो कैपिटल अकाउंट है ये बन जाएगा करेंट अकाउंट। अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे तो हमारा दो अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक करेंट अकाउंट बनेगा, और करेंट अकाउंट में कैपिटल के अलावा बाकी सारी चीजों को हम लोग दिखाएंगे, करेंट अकाउंट में कैपिटल के अलावा बाकी सारी चीजों को दिखाएंगे, और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का डिटेल्स दिखाएंगे, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो ये यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, वही 30,000
और 20,000। क्या इस अकाउंट में कभी चेंज नहीं होगा? होगा ना। अगर हम लोगों ने इन द मीन टाइम या फिर मिडिल ऑफ द टाइम पीरियड अगर हम लोगों ने किसी तरह का कैपिटल और भी एडिशनल इंट्रोड्यूस किया है तो यहाँ पर आ जाएगा। और इसका फिर क्या होगा, यहाँ पर ये टोटल चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये हट गया तो टोटल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 11800, यहाँ पर हो जाएगा 12 और एक 13,200। ठीक है, फिर ये 10,000 ड्रॉ होने के बाद यहाँ पर दिखेगा 3,200, और ये 8,000 ड्रॉ होने के बाद यहाँ पर दिखेगा 2,800 या फिर जितना भी आ रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा जो है रफली एडलेस किया है, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या आंसर हमारा बिल्कुल चेंज हो गया? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ध्यान से देखो यहाँ पर कितना था, ये देखो, ये देखने से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 2,000 आ रहा है, 8,000 ये लेस कर देते हैं, 4,800 आ रहा है। ठीक है, ये नहीं आएगा, तो ये 33,800 है। देखो ये कितना है, 30,000, ये शायद मेरा माइनस गलत हो रहा है। 41,800 से, सॉरी 11,800 से 8,000 माइनस करेंगे, 8 9 10 11 3,000। ठीक है, 3,800 आएगा। ये 11,800 से अगर 8,000 माइनस करोगे तो ये बैलेंस आएगा। अब इसका मतलब क्या हमारा आंसर पूरा पूरी चेंज हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल कितना है? प्योरली कैपिटल बोलो तो 30,000 है। किसका? ए का बता रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें बताया जाए कि अगर करंट अकाउंट का भी इफेक्ट दिखाओ तो कैपिटल कितना बना है? 30,000 प्योर कैपिटल और 3,800 बिजनेस एक्टिविटी से, यानी 33,800 टोटल, जो कि यहाँ पर आ रहा था। मतलब करंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब स्प्लिट कर देना, कैपिटल का डिटेल्स अलग, बाकी डिटेल्स अलग। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब एक ही जगह पे कैपिटल एज वेल एज बाकी डेटा को दिखाओ, लेकिन ओवरऑल जो है कोई पैटर्न चेंज नहीं होता है। ओवरऑल आंसर या फिर ओवरऑल इंपैक्ट सेम है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ फॉलो करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ फॉलो करता है। हम लोग नॉर्मली जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही करेंगे। जब तक ना हमें बोले कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करो तभी हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करेंगे, अदरवाइज सारे ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे दिखाएंगे। तो बिल्कुल आसान सा चीज है, इसमें कुछ भी टफ नहीं। और इसका भी अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये ऐसे करके हटाते तो तुम लोग को दिखेगा, ये 23,200 होना चाहिए, ये रहा 20,000 और ये 3,200, तो दोनों को ऐड करके 23,200 आ गया। ठीक है, तो कैपिटल को अलग और बाकी ट्रांजैक्शन को अलग दिखाने का मतलब है हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। और अगर सारी चीजों को एक ही जगह पे दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, बस ये दोनों मेथड में डिफरेंस है, नथिंग एल्स। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग कर लेंगे। अभी यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा, अब यहाँ पर इंटरेस्ट जो है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में कुछ बताया है। ठीक है, देखो एक पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर बोला है Silpa and Sanju are partners with a capital of 1 lakh and 1,60,000 on 1st Jan 2019 respectively. Silpa introduced additional capital of 30,000 on 1st July 2019 and another 20,000 on October 31st 2019. Calculate interest on capital for the year ending 2019. The rate of interest is 9% per annum. देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हम तो ऐसे टाइमलाइन बना लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि इन्होंने बिजनेस 1 जनवरी 2019 में स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले शिल्पा जिन्होंने 1 लाख इंट्रोड्यूस किया, 1 लाख इंट्रोड्यूस किया एज अ कैपिटल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने शिल्पा ने फिर से 1 जुलाई को 30,000 इंट्रोड्यूस किया। 1 जुलाई 30,000 इंट्रोड्यूस किया मतलब ऐड किया। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि एंड अनदर 20,000 ऑन 31st अक्टूबर 2019। 31st अक्टूबर 2019 में फिर से एडिशन किया है, एडिशनल अमाउंट जो है 20,000 इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अच्छा अब है, अभी हमें बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31st फॉर द ईयर एंडिंग 2019। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9% है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9% पर एनम बेसिस पे है। तो पूछ रहा है कि शिल्पा को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सेम हमें संजू के लिए भी कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, शिल्पा के लिए और संजू के लिए, दोनों के लिए हमें कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। अच्छा तो पहले देखो
हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि ये 1 लाख जो है ये हमें चेक करना है ईयर एंड कब होता है, 31 दिसंबर 2019 को होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग 1 जन को है तो ईयर एंड 31 दिसंबर 2019 को होगा। तो ये 1 लाख जो है ये पूरे मंथ यूज हुआ, पूरे साल मतलब 12 मंथ्स यूज हुआ, ठीक है। तो 1 लाख पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख इंटू 9%, ये तो रेट है, इंटू 12/12 कैलकुलेट करेंगे कितना आता है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये जो 30,000 इंट्रोड्यूस किया गया है ये कितने दिन यूज हुआ, यहां से लेके यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, 6 मंथ्स। तो ये हो जाएगा 6 मंथ्स। तो 30,000 इंटू 9% इंटू 6/12, सबसे आसान तरीका यही होता है कैलकुलेट करने का, ठीक है। बाकी अगर तुम लोगों ने स्कूल में कुछ किया है और क्या है कर सकते हो, लेकिन जितना सिंप्लीफाइड तरीके से करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो हम यही बोलेंगे जैसा हम करवा रहे वैसे करो, आसान रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये जो पैसा एडिशन हुआ ये 3 मंथ्स का इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये 3 मंथ, जैसे देखो ना नॉर्मली हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक में एकदम स्टार्टिंग में डिपॉजिट कर दिया, 1 साल वो पैसा रखा तो 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद कभी 1 जुलाई को पैसा दे दिया तो फिर ईयर एंड होगा तब तक जितना टाइम होता है उतने टाइम का पैसा मिलेगा। इस तरह से सोचो तो आसानी से हो जाता है। 9% इंटू 3/12, ठीक है। अब हम लोग इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 9%, तो 12/12 मतलब तो 1 हो जाएगा, तो 9,000। मैम अक्टूबर एंड को उसने इंट्रोड्यूस किया तो अक्टूबर महीना लेंगे क्या? नहीं अक्टूबर तो नहीं लेंगे, मैंने अक्टूबर काउंट कर लिया, नवंबर दिसंबर, ओ अच्छा हाँ 2 मंथ्स होगा, सही बोल रहे हो, गलत हाँ 2 मंथ्स होगा, नहीं लेना चाहिए ना, सही बोल रहे हो, नहीं लेना चाहिए, मैंने गलती से अक्टूबर काउंट किया, 2 मंथ्स, करेक्ट। अच्छा अब देखो यहाँ पर 3 लाख इंटू सॉरी 30,000 इंटू 9% कितना हो जाएगा, ये वाला 2700, 9% डिवाइडेड बाई 1350। अच्छा, और ये हो गया 20,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 6, 300, ठीक है। 300 टोटल कर लेते हैं, 300 प्लस 1350 प्लस 9,000, 10,650 ये हो गया शिल्पा का, ठीक है। अच्छा, और संजू का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो संजू के बारे में जो है ना उसका एक ही बार इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब एक ही बार उसने पैसा डिपॉजिट किया है, उसके बाद और कभी नहीं किया है, ऐसा ही क्वेश्चन में बताया है। देखो कहीं पर नहीं बोला है कि संजू ने कोई पैसा दिया है, तो इसने 1,60,000 स्टार्टिंग में दिया था और उसी पे पूरे 12 मंथ्स का इनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो 1,60,000 इंटू 12/12 इंटू 9%, तो कितना हो जाएगा ये वाला, $14,400 कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हो गया, हम लोग का आंसर तो आ गया है। अब ऐसे करके भी यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन मान लो कभी कभार अगर क्वेश्चन में हमें ये बता दे, नॉर्मली कम ही बताता है, फिर भी अगर बोले कि प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाओ, तो क्या ये कोई नया चीज हो गया, नहीं। प्रोडक्ट मेथड का मतलब होता है, जैसे प्रोडक्ट का मतलब ही होता है कि मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, हमें ये देखना है कि हमारा अमाउंट कितना बन रहा है, मतलब मल्टीप्लाई क्या करना है हमें, बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये देखो, इसमें अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली डिफाइन करें तो ये P, ये R और ये T का मतलब टाइम, R का मतलब रेट, P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड का मतलब होता है P इंटू T, ठीक। प्रोडक्ट मेथड का मतलब होता है P इंटू टी, ये मैथमेटिकल टर्म है। प्रोडक्ट मेथड का मतलब होता है P इंटू टी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितने दिन तक यूज हुआ, तो 1,12 मंथ्स तक यूज हुआ, मतलब 12 टाइम्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड में कैसे किया जाएगा, प्रोडक्ट मेथड में ऐसे किया जाता है, अमाउंट और यहाँ पर बनेगा टाइम जो कि मंथली है, और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट। जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट का मतलब अमाउंट इंटू P इंटू टी, ठीक है। तो ये हो गया 1 लाख, ये
12 मंथ्स यूज हो रहा है, ठीक है। हम मंथली इसको दिखाएंगे, ठीक है, मंथली दिखाएंगे, तो मंथली बोलेंगे तो 12 मंथ्स यूज हो रहा है। और इसको 12/12 क्यों किया था मैंने? 12/12 इसीलिए किया है कि 1 लाख इंटू 9% का मतलब होता है कि इंटरेस्ट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय 12 करने से इंटरेस्ट फॉर पर मंथ इंटू 12 करने से इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स। बात को समझो, जब ऐसे करते हैं 30,000 में 9% मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये पर एनम है, तो जो भी अमाउंट निकल के आता है, जैसे कि मान लो 27,000 निकल के आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 12 करने का मतलब है पर मंथ का इंटरेस्ट, और इंटू 6 करने का मतलब होता है 6 मंथ का इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब प्रोडक्ट मेथड करेंगे तो चीजों को मंथ में ट्रांसफर करेंगे। तो 1 लाख कितने मंथ यूज हुआ? 12, ठीक है। उसके बाद 30,000 6 मंथ्स, ये रहा 30,000 6 मंथ्स, ठीक है, और 20,000 2 मंथ्स। अब प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कैसे होता है? अमाउंट इनटू टाइम। प्रोडक्ट करो तो ये हो जाएगा 12 लाख, ये हो जाएगा 1,80,000, ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। और टोटल करने पे होगा यहाँ पर हो गया 40 और 18 2,20,000, मतलब 14,20,000, ठीक है। 14,20,000 बेसिकली हम लोगों ने क्या कर लिया? हम लोगों ने ये और ये किया, हम लोगों ने ये अमाउंट निकाला। बचा क्या है? 9% इंटरेस्ट इस पे लगाएंगे और 1/12 करेंगे। बात को समझो, 9% इंटरेस्ट लगाएंगे और 1/12 करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? ये देखो, ये जो निकल के आया, देखो आंसर आ जाएगा, पहले वो दिखा देते फिर हम समझाते हैं लॉजिकली। 14,20,000 इस पे 9% इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटू 1/12 करेंगे। अब 1/12 क्यों बताते हैं, देखो 1/12 क्यों, पहले कैलकुलेट करते हैं। 14,20,000 10,650, आंसर आ गया 10,650। अब ये समझो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है, अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे इंटरेस्ट को टोटल कर रहे हैं। क्या हम लोग इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं? ये देखो, क्या हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? ये वाला समझा रहे, क्योंकि इसमें तो एक ही बात है, एक ही डेटा है, तो इससे नहीं समझा सकते। ये देखो 1 लाख इंटू 9% इंटू 12/12, ठीक है, प्लस अगर हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो प्लस यहाँ पर 30,000 इंटू 9% इंटू 12/12, ठीक है, सॉरी 6/12, 6/12, ठीक है, प्लस यहाँ पर 20,000 इंटू 9% इंटू 2/12, ठीक है। ये चीज है, इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख लिया मैंने, ताकि मुझे समझाने में आसानी। अब इससे कॉमन क्या क्या ले सकते हैं? हर जगह पे 9% है, ले लो, और हर जगह पे 1/12 है, कॉमन ले लो, ठीक है। हर जगह से 9% और 1/12 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या? यहाँ से अगर 9% चला गया, 1/12 चला गया, तो यहाँ क्या बचा? 1 लाख इंटू 12। सेकेंड वाले में बचा 30,000 इंटू 6, और थर्ड वाले पॉइंट में बचा 20,000 इंटू 2, ठीक है। अच्छा, क्या ये प्रोडक्ट मेथड नहीं बन गया? 1 लाख इंटू 12, 30,000 इंटू 6, 20,000 इंटू 2, 40,000, बन गया प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, अब यहाँ पर 9% जैसा है इंटू 1/12, क्योंकि मुझे पता है कि ये कैलकुलेट करके ये आएगा, तो हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, ठीक है। 14,20,000, और इस पे ये कैलकुलेशन करने पे 10,650 ही आ जाएगा, ठीक है। इस पे कैलकुलेशन करने पे 10,650 आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मेथड का मैंने एक्सप्लेनेशन करके बताया कि प्रोडक्ट मेथड कोई अलग चीज नहीं है। ये जो हम लोग सीखते हैं कि जो नॉर्मल है, जो कोई भी समझ सकता है, उसको मैथमेटिकली थोड़ा सा वेरिएशन के साथ प्रेजेंट जब करते हैं, तो वो प्रोडक्ट मेथड निकल के आ जाता है। तो प्रोडक्ट मेथड क्या है? इसी पे कॉमन वॉमन लोगे तो जैसा करके प्रेजेंटेशन आएगा ना, तो वो प्रोडक्ट मेथड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा है कि 1/12 क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन चला गया 1/12। इसीलिए अगर हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 1/12 करेंगे, ठीक है। 1/12 इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैथमेटिकली यहाँ पर कॉमन लेने के बाद ये आ जाता है। तो कभी अगर क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट मेथड बोल दे, तो प्रोडक्ट तो करेंगे ही, जितने जितने मंथ अमाउंट यूज हुआ
इंटू 9% करेंगे और इंटू 1/12 करेंगे, कभी 12/12 या 6/12, 2/12 ऐसा नहीं होगा, ये इस तरह से होगा, ठीक है। और इसका मतलब ऐसे होता है कि ये हम लोगों ने 1,12 मंथ्स यूज किया, मतलब हमारे पास 1 लाख था पहले मंथ, फिर 1 लाख था, फिर 1 लाख था, ऐसा करके इनका कहना है, प्रोडक्ट मेथड का कहना है कि 12 लाख था हमारे पास पूरे साल भर, हमारे पास 1 लाख करके अगर था, मतलब 1 लाख करके आ नहीं रहा है। इस मेथड का मतलब है कि हम लोग 1 लाख को 12 टाइम्स यूज कर पाए, दैट इज इक्विवेलेंट विथ 12 लाख। हम लोगों ने 30,000 का 6 मंथ्स यूज किया, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1,80,000। हम लोगों ने 20,000 को 2 मंथ्स यूज किया, दैट इज इक्विवेलेंट टू 40,000। इसका मतलब हम लोगों ने पूरे 12 मंथ्स में इतना अमाउंट यूज किया, बात को समझो, पूरे 12 मंथ्स में इतना अमाउंट यूज किया। तो ये जो है इस पे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट, यानी पर एनम मतलब 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है 9%, ये 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है। तो ये अगर हमारा पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोगों का मतलब यहाँ पर तो इंटू 12 ऑलरेडी सब में किया हुआ है, तो इसका मतलब इंटू 12 मतलब ये हम लोग का पूरा एनुअल अमाउंट यूज दे ही दिया है। इसमें हमारा एनुअल अमाउंट देखो ना मल्टीप्लाई हो ही जा रहा है, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 12 करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ईयरली हमारा इंटरेस्ट कितना हो रहा है, ठीक है। ईयरली पर एनम हमारा इंटरेस्ट कितना हो रहा है कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जैसे यहाँ पर शिल्पा का निकल गया है। अच्छा, इसका प्रोडक्ट मेथड क्या होगा, इसका प्रोडक्ट मेथड और क्या होगा, 1,60,000 इंटू कितना 12 हो जाएगा, जो अमाउंट निकल के आएगा। देखो प्रोडक्ट मेथड मतलब क्या, प्रिंसिपल इंटू जितना टाइम यूज हुआ, तो प्रोडक्ट मेथड में अगर इसको करोगे तो 1,60,000 इंटू पहले 12, जो अमाउंट निकल के आएगा उसमें 9% इंटू 1/12 कर लेना है। तो ये देखो 16 इंटू 12 192 ये निकल के आएगा। अब इसका इंटरेस्ट कैसे निकालोगे प्रोडक्ट मेथड से, 192 4 टाइम्स 0 इंटू 1/12 इंटू 9%, चेक कर लो यही आएगा। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9%, ठीक है। मैंने जीरो नहीं लगाया, 1.44 आया है, अगर जीरो ये लगा लेते 4 जीरो मतलब 14,400 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन कभी क्वेश्चन में बता दे प्रोडक्ट मेथड तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रोडक्ट मेथड क्या है। तो ये हो गया प्रोडक्ट मेथड, कुछ नया चीज नहीं है, जैसा हम लोग करते हैं उसी का ही मैथमेटिकल वेरिएशन है और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें भी जो है वेरिएशन से बताया जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज इतना ही दे